मॉर्निंग। बैठिए बैठिए प्लीज। बाउंड्री ठीक है, चलो। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे करंट कैरिंग कोयल के मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में। वापस से चीजों को कनेक्ट करते हैं। मैंने आपको बता रहा था कि जो करंट कैरिंग कोयल वो मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है, और क्योंकि वो मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है इसीलिए किसी भी रियल मैग्नेट के बारे में जो डिस्कशन होता है वही डिस्कशन हमें इसके बारे में करना था। क्या क्या डिस्कशन था? पहली बात ये थी कि रियल मैग्नेट में दो पोल होते हैं, तो इसमें भी दो पोल होने चाहिए। क्या पोल डिसाइड करना हमको आ गया था? यस। साउथ पोल नॉर्थ पोल कैसे कैसे बनेगा डिसाइड करना हमको आ गया था। दूसरी बात थी कि उसका मैग्नेटिक मोमेंट होता था, तो इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट होता था। फॉर्मूला क्या था? NIA। डायरेक्शन कहाँ से आती थी? बाम करके यहाँ से डायरेक्शन आती थी। तीसरा था कि हम लोग जो है मैग्नेट को दूसरों के फील्ड में रख करके फोर्स या टॉर्क स्टडी करते थे। हमने करंट कैरिंग कॉइल को भी दूसरों के फील्ड में रख के फोर्स या टॉर्क स्टडी किया था, और सारा बिहेवियर सारे फॉर्मूला वो के वही थे। आपने देखा था कितनी बार हमें इक्विलिब्रियम मिल रहा है? कई बार या दो ही बार? दो ही बार, एक 0 डिग्री और एक 180 डिग्री। उसमें भी एक तो स्टेबल था और एक तो अनस्टेबल था। आपने नोटिस किया होगा जब जो हमारा करंट कैरिंग कॉइल इक्विलिब्रियम में था तब तब उसका प्लेन मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल या परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर था। ये हमने नोटिस कर लिया। चलिए, यहाँ तक मैं करवा चुका हूँ लास्ट क्लास में। ये जो मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल है भी पूरा हो चुका है। इक्वेशन लिखिए। एन इक्विलेटरल ट्रायंगुलर लूप, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर लूप ऑफ साइड स्मॉल एल। उसकी साइड कितनी है? L। साइड स्मॉल l is placed in uniform field B, uniform field B, uniform field B, where field is making 30 degree, field is making 30 degree with coil, field is making 30 degree with coil। then बोल के आ जाओ मैदान में, कुछ बात करनी है। अच्छा सुनो, वो लिखा है ना करंट कैरिंग लूप, उसमें करंट आई भी लिख दो यार। मैं आई करंट लिखना भूल गया। साइड उसकी कितनी है? L है, और वहां कहीं लिख दो करंट आई, मतलब उसमें आई करंट चल रहा है। मैं करंट का वैल्यू लगाना भूल गया था। ठीक है, लिख दिया बच्चों ने? आ जाओ। यस। तो जो सीन हमने आपको बोला है, अगर मैं उसका डायग्राम बनाऊं, मेरे पास एक करंट कैरिंग क्लोज लूप है जो कि ट्रायंगल शेप का है। फोटो तो बहुत अच्छा नहीं बनेगा, बनाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ इस तरह का, मान लीजिए ये देखिए। और हाँ, कुछ करंट वरंट चल रहा होगा इसमें। और हाँ, इसको मैंने एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया, और फील्ड कोयल के प्लेन से कितना बना रहा है? 30 डिग्री। ये सीन मैंने आपको दिया हुआ है। यस, मुझे आपसे दो तीन बातें पूछनी है इसमें। मुझे इस करंट कैरिंग कोयल पर नेट फोर्स निकालना है। क्या आइडिया है? कमान, क्या कहना है आपको? मुझे इस लूप पर नेट फोर्स निकालना है। कमान कमान। जीरो। जीरो होगा? होगा कि हो सकता है? होगा कि होकर ही रहेगा? लेकिन एंगल 30 डिग्री है भाई। और 60 होता तो, और 45 होता तो, और 90 होता तो जीरो। बिकॉज यू नो एनी शेप करंट कैरिंग क्लोज लूप, एनी शेप एनी करंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, कम करंट या ज्यादा करंट। कहाँ बैठे हो यार? यूनिफॉर्म फील्ड में बैठे हो तो मस्त रहो। एंगल शेंगल से मुझे मतलब नहीं है, कॉइल के शेप से मुझे मतलब नहीं है, करंट के डायरेक्शन से मुझे मतलब नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं है। दो बातें कंफर्म हो गई है, करंट कैरिंग क्लोज लूप हो और कहाँ बैठे हो? यूनिफॉर्म फील्ड। एफ नेट पूछा जाए तो क्या बोलना है? जीरो बोलना है। वेरी गुड। सेकंड, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी। यू नो कल बताया था फॉर्मूला -mb cos थीटा। एक बात है, -m को क्या मैं NIA लिख दूं क्या यार? बिल्कुल। चलिए आंसर लाइए, कमान गेट द आंसर, कमान जल्दी से आंसर लाइए। क्या हमने m निकालना सीखा था ना? शाबाश, गेट द आंसर। कॉस एंगल कितना ले रहे हैं आप लोग? 30 या 60? नहीं नहीं, यहाँ 30 लिखा हुआ है। वेरी गुड, सब समझने लगे आप लोग। बिकॉज जो फील्ड है वो कोयल के प्लेन से 30 बना रहा है, हमें कोयल के प्लेन से नहीं, कोयल के बाम से एंगल चाहिए होता है। एंड यू नो कोयल का बाम कोयल के प्लेन से परपेंडिकुलर होता था।
कोयल का बाम या कोयल का जो एम होगा वो तो कोयल के प्लेन से परपेंडिकुलर होगा, तो निश्चित रूप से एंगल कितना बनेगा, 60 बनेगा। बिल्कुल सही है। तो ले लीजिए जो भी आंसर है, 460 कितना होता है, हाफ ना। कितना आंसर है बेटा, √3/8 या बी आई एल स्क्वायर, क्या आंसर आ जाएगा? आसान है। अगर अभी मैं टॉप गिनने को बोलते तो आप क्या करते हैं, क्या एम बी साइन थीटा पकड़ लेते? जो भी आना था वो आ जाता। इस तरह से आप लोग काम कर सकते हैं। इस तरह से जो कल वाला टॉपिक था मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, वो खत्म होता है। कल मैं न्यूमेरिकल नहीं करवा पाया था, टाइम खत्म हो गया था। चलिए अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। अगला टॉपिक है कि हेडिंग बनाए, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ सर्कुलेटिंग चार्ज। मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ सर्कुलेटिंग चार्ज। कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में डिस्कशन करना है। पहले तो हम थीम समझते हैं, बोले क्या पढ़ाने जा रहे हैं आप लोग। आइए पहले कनेक्ट करता हूं आप लोगों को। आपको याद होगा हम लोगों ने रियल मैग्नेट पढ़ा था, वो तो मैग्नेट था। तो मैग्नेट ने क्या पढ़ा था, ये सब करंट कैरिंग कॉइल से, क्या ये लोग भी मैग्नेटिक तरह बिहेव करते थे? यस, जो कि अभी हमारा लेटेस्ट टॉपिक खत्म हुआ है। लेकिन अब मुद्दा क्या छिड़ गया है, ये देखिए। ये देखिए, मान लीजिए बच्चों मेरे पास कोई सर्कुलर पाथ है और इसके ऊपर क्यू चार्ज जो है ना सर्कुलर मोशन कर रहा है। सर्कुलर पाथ आर रेडियस का कोई सर्कुलर पाथ रहा होगा, इस पर क्यू चार्ज सर्कुलर मोशन कर रहा है। इस सर्कुलर मोशन का कोई और कारण रहा होगा, यू नो, जैसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करते रहते हैं, और भी कोई कारण हो सकता है। तो पहली बात तो ये जो चार्ज सर्कुलर मोशन कर रहा है, चार्ज मोशन में तो क्या हो गया, क्या करंट के इक्विवेलेंट हो गया? और कहाँ चल रहा है, आड़ा टेढ़ा या सर्कुलर पाथ? सर्कुलर पाथ। तो मुझे लगता है ये ओवरऑल सिस्टम जो है वो करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग के इक्विवेलेंट है। करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग के इक्विवेलेंट। मैं मानता हूं कि वास्तव में यहाँ कोई रिंग नहीं है। मैं मानता हूं यहाँ वास्तव में कोई रिंग नहीं है और वास्तव में कोई करंट भी नहीं है। ये एक रियल में रिंग है जिसमें रियल में करंट फ्लो हो रही है। यहाँ पर वास्तव में कोई रिंग विंग है ही नहीं, यहाँ वास्तव में कोई करंट शरण भी है ही नहीं। बट वास्तव में हो क्या रहा है, चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। अगर चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो फिर ये चीज भी मेरे नजर में कैसा है कि ये चीज एक करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग के जैसा है। और करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग क्या मैग्नेटिक तरह बिहेव करता था? तो अगर करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग मैग्नेट की तरह बिहेव करता था तो इस चीज को भी मैग्नेट की तरह बिहेव करना चाहिए। और अगर करना चाहिए तो जो बातें अभी आप करंट कैरिंग रिंग के बारे में या करंट कैरिंग कॉइल के बारे में कर क्या है, वो सारी बातें आज किसके बारे में करनी है, सर्कुलेटिंग चार्ज के बारे में करनी है। क्या डिफरेंस समझ में आ गया? ये पिछला टॉपिक था और ये अभी वाला टॉपिक। पिछले टॉपिक में रियल में लूप था और रियल में करंट था। यहाँ पर रियल में कोई लूप वूप है ही नहीं, रियल में कोई करंट वरंट है ही नहीं। बट एक चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो हमारी नजर में, हमारी इंफॉर्मेशन से वो इसके इक्विवेलेंट है। अतः इसके इक्विवेलेंट है, इसीलिए इसको भी क्या करना चाहिए, मैग्नेटिक बिहेवियर शो करना चाहिए। और वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्क इतना है यार कि अभी जितनी बातें अपन करते थे ना इस टॉपिक में, उसमें हम सारी बातें कैसे करते थे, आई के टर्म में। और यहाँ आई वाई तो है नहीं, यहाँ किसके टर्म में करेंगे, क्यू के टर्म में करेंगे। यानी बातें ऑलमोस्ट वही होंगी, लेकिन अब सारी बातें आई की बजाय क्यू के टर्म में होने वाली है। और आप जानते हैं अगर मान लीजिए चार्ज वाकई में इस तरह सर्कुलर मोशन कर रहा है तो छोटे छोटे फॉर्मूला होते हैं, v बराबर ओमेगा आर, 2πf और 2π/t, होते हैं कि नहीं होते हैं? ये सारे फॉर्मूला आपको याद हैं, तो बस अब इन्हीं फॉर्मूलाज के टर्म में बातें करनी है। लिख लीजिए अपना जो हेडिंग बना ना उसके आगे ये सीन बना लीजिए, ये सीन है। क्योंकि आप देखो कि अगर मान लीजिए चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो ऑब्वियसली उसकी कोई ना कोई रेडियस होती होगी, उसका कोई ना कोई टेंजेंशियल स्पीड होता होगा, उसका कोई ना कोई ओमेगा होता होगा, उसका फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, रेडियस सब होता होगा ना। और उन सब के बारे में छोटे छोटे रिलेशन आप ऑलरेडी जानते हैं, वी बराबर ओमेगा, ये सब आपको पता है। तो ध्यान दीजिए, अब मुझे आपसे सारी बातें कैसे करनी है, करंट के टर्म में नहीं करनी बल्कि चार्ज के टर्म में करनी है। आइए, और हाँ, ये जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं अभी, जो हमने रिसेंटली शुरू किया है, इसका बेस्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है ना हम लोगों ने। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने सुना है कि जो ऑर्बिट्स होते हैं वो सर्कुलर होते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल बैठे रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो इस केस का बेस्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। लिखो एग्जांपल, इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, ऐसा लिख दीजिए। ये इस केस का मतलब बेस्ट एग्जांपल है। ये जो टॉपिक अभी अभी ने शुरू किया है, मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बता दूं, अपने मेडिकल एग्जाम के लिए ये टॉपिक जो भी शुरू किया है 15-20 मिनट का टॉपिक है मुश्किल से, लेकिन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले 10 साल में पेपर उठा के देख लो 5 बार क्वेश्चन आ रखा है।
पिछले 10 साल में कम से कम 5-6 बार इसका क्वेश्चन आ रखा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, तो हमें अच्छे से सीखना है, बहुत आसान है। मुझे 4 बात करनी है आपसे। एक बात, करंट आई, एक बात इस करंट, 4 बात करनी है। अभी आप कह रहे थे कि करंट बनेगा, तो यार मुझे करंट को चार्ज के टर्म में लिखना आना चाहिए। आइए, आई बराबर हम बेसिक क्या जानते हैं, डी क्यू बाई डी टी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्यू अपॉन टाइम पीरियड, इसी को मैं लिखता हूँ क्यू इंटू फ्रीक्वेंसी, इसको मैं लिखता हूँ क्यू वी अपॉन क्यू क्यू। एफ को मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि ओमेगा अपॉन 2 पाई लिख सकते हैं ना। यहाँ से क्या हो जाएगा बेटे, क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई, और ओमेगा को मैं अगर वी बाई आर लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, क्यू वी अपॉन 2 पाई आर। तो आप देख रहे हैं जैसा कि हमारी बात चालू हुई है कि चार्ज घूम रहा है तो करंट बन रहा होगा, तो हमें जानने का, हमें रिप्रेजेंट करने का अधिकार है कितना करंट बन रहा होगा। तो आप देख रहे हैं मैंने करंट को तरह तरह से लिखना सिखाया, एक तरह से कि कई तरह से। अब बच्चा मेरे से सवाल पूछ सकता है, यार अभी इतनी तरह से क्यों लिख रहे हो, और हमें एग्जाम में कैसे लिखना है, आप ये बात करो ना। हमें एग्जाम में ऐसे लिखना है जो कि एग्जामिनर मुझे पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने मन से बहुत बना बना के बोलता हूँ। एग्जामिनर ने मेरे को बोला क्यू चार्ज जो है वो वी स्पीड से घूम रहा है, करंट लिखनी है। क्यू चार्ज वी स्पीड से घूम रहा है, तो मेरा आंसर ये होगा। उसने बोला कि क्यू चार्ज ओमेगा से घूम रहा है, करंट लिख, तो मेरा आंसर ये होगा। क्यू चार्ज एफ फ्रीक्वेंसी से सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो मैं ये लिखूंगा। तो आप समझ रहे हैं, जो पैरामीटर आप मुझे सवाल में प्रोवाइड करेंगे मैं उस तरह से लिखूंगा। और क्या आप जान रहे हैं सब लिखने में किसने मेरी हेल्प करी है, इन लोगों ने। ये छोटे छोटे फॉर्मूला आप सब जानते हैं, इन्हीं की मदद से हम लोग करंट को चार्ज के अलावा वी में, ओमेगा में, एफ में चाहे जैसे मैनेज कर सकते हैं, और उसमें ये हमारी हेल्प कर रहे हैं। लिखते जाएं जो ठीक लग रहा है, प्लीज प्लीज। चलिए, ये करंट को हमने लिख दिया, और आइए, जैसा कि मुझे करंट को लिखना आ गया, ठीक है, करंट को लिख दिया। जैसा कि अपनी बात हुई है, इस केस का बेस्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर को किससे एक्सप्लेन करते हैं, बोर मॉडल। बोर मॉडल बोले तो हाइड्रोजन एटम। चलो, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में चलते हैं। इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, आपने बोला ना हाइड्रोजन ऑर्बिट इसका बेस्ट एग्जांपल है, तो सारी बातें डिस्कस करेंगे। आपको करंट लिखना आ गया, ठीक है, अच्छी बात है। अब ऐसा करते हैं हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट में चलते हैं। मैंने सुना है कि पहले ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन वहां पे ऐसे घूम रहा है, क्या सही सुना है मैंने, यस। तो आ जाओ, ऐसा करते हैं, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की तो सब चीजें शायद हम लोग जानते हैं ना। पहले ऑर्बिट की रेडियस भी हम लोग को पता होती है, 0.529 एंगस्ट्रॉम, स्पीड भी पता होती है, एनर्जी भी पता होती है ना। तो इसमें से कोई ऐसा फॉर्मूला चूज कर लो जिसकी सब चीजें अपने को ऑलरेडी पता हो। आओ कर लेते हैं, चलो मैं इसको पकड़ लेता हूँ यार। आओ जरा, आई, दिस इज ई वी अपॉन क्या 2 पाई आर, है ना। क्यू की जगह क्या लिख दिया, ई। अगर 2 इलेक्ट्रॉन घूमते होते तो मैं ई लिखता कि 2 ई लिख देते, 2 ई लिख देते। फिलहाल मुझे पता है कि ई ही है, तो ये लिख दिया। वी की वैल्यू भी हम जानते हैं, या फिर लिख ही देता हूँ। आओ, आई, ई की वैल्यू अपना हो गया दिस वन। वी कितना होता है यार, 10 पावर 6 ना। 2 पाई, रेडियस होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये होगा बेटे, अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो लगभग आता है 0.96 मिली एम्पियर। आज के बाद रट के रखें, 1 मिली एम्पियर। यस, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। हाइड्रोजन एटम में जो एक इलेक्ट्रॉन घूमे जा रहा है, उसके घूमने से लगभग कितनी करंट डेवलप होती है, अप्रोक्स 1 मिली एम्पियर। याद रखें, 0.96 मिली एम्पियर में तो भूल चूक का चांस रहेगा। अप्रोक्स डेटा याद रखें, 1 मिली एम्पियर के आसपास। तो अगर कहीं किताबों में आपको क्वेश्चन मिलता है कितना करंट बन रहा है, तो ऑब्वियसली आप क्या करना, वहां पे सोल्व मत करना, 1 मिली एम्पियर के सबसे नजदीक जो ऑप्शन दिखे उसको टिक कर देना। 1 मिली एम्पियर एग्जैक्ट नहीं है, इसके नजदीक सबसे आसान, सबसे पास जो दिखे उसको टिक कर देना। आगे बढ़ते हैं। ये हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की कहानी थी। अगर उस इलेक्ट्रॉन को उसी एटम में ऊपर वाले ऑर्बिट में शिफ्ट कर देंगे, तो करंट का एन, एन यानी कि ऑर्बिट का जो नंबर होता है ना, बोलते हैं ना एन बराबर 1, एन बराबर 2, क्या बोलते हैं उसको, शेल नंबर, यश, कौन सा नंबर, शेल नंबर, ऑर्बिटल नंबर बोल सकते हैं ना, ऑर्बिट नंबर। ओके, तो देखो ना, इफ इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड इन अपर ऑर्बिट इन सेम एटम, लैंग्वेज पे ध्यान रखना, इफ इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड इन अपर ऑर्बिट इन सेम एटम, उसी एटम में ऊपर शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। आओ, एटॉमिक स्ट्रक्चर आप पढ़ते हैं, क्या आपको पता है रेडियस का रिलेशन क्या होता था, 0.529 क्या एन स्क्वायर बाय जेड। और आप चालाकी देख रहे हैं, उसी एटम में तो जेड तो चेंज नहीं होगा, उसी एटम में तो जेड तो चेंज नहीं होगा। हाँ, क्या एन चेंज होगा, ऊपर जा रहे हैं तो एन चेंज होगा। तो क्या मैं कह दूं, ये कह दूं, वी, वी के लिए क्या लिखते हैं बेटे, 2.18 10 पावर 6, और हाँ क्या जेड बाय एन
और उसी एटम में तो z तो चेंज नहीं होगा, तो क्या मैं कह दूं 1/n। और शायद आप चालाकी समझ गए होंगे, अगर कभी क्वेश्चन में कोई ऐसा आ जाए, कोई न्यूमेरिकल आपके सामने कि वो एटम भी चेंज करने की बात कर रहा हो, तो क्या फिर z भी चेंज हो जाएगा? तो फिर z को भी आप लोग अपने हिसाब में कंसीडर कर लेना। देखो मैंने तो लिखा है उसी एटम में, इसलिए मैं z को सेम रख रहा हूँ। आ जाओ अब खेलते हैं। यस, ऐसा करते हैं, कोई ऐसा फॉर्मूला पकड़ते हैं, मुझे आई का एन के साथ रिलेशन चाहिए, तो ऐसा कोई फॉर्मूला पकड़े, इसका मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। चलो इसी को पकड़ता हूँ, संभालना। क्यू वी अपॉन 2πr। देखो ना, क्यू तो वही है, 2π वही है, वी का एन के साथ क्या चल रहा है 1/n, और नीचे आर का एन स्क्वायर। तो आई थिंक यू आर गेटिंग आई प्रोपोर्शनल टू 1/n क्यू। ये मेरा आंसर है। करंट का ऑर्बिट नंबर के साथ, ऑर्बिट नंबर मतलब एन के साथ क्या रिलेशन है? आई प्रोपोर्शनल टू 1/n क्यू। आइए मैं सब पढ़ाने के बाद बताऊंगा इस पे सवाल कैसे बनते हैं। ये हल्का सा सुन ही लो ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो, कि यार इतना सारा पढ़ने का मीनिंग क्या है। हल्का सुन लो आप लोग ताकि आपको आइडिया रहे। बुक्स में इसके ऊपर कैसे सवाल हैं, सारी कहानी सुना देगा। हाइड्रोजन एटम में पहले इलेक्ट्रॉन में सॉरी पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, करंट बन रही आई, उसी में उसी इलेक्ट्रॉन को nth ऑर्बिट में शिफ्ट कर दिया ना। करंट, करंट का एन के साथ क्या रिलेशन होगा? ऑप्शन दे देगा 1/n, 1/n स्क्वायर, n5 n क्यू वगैरह। अपना क्या आया हुआ है 1/n क्यू, ये आया हुआ है। ठीक है, और कैसे है आप खुद देख लीजिए, बड़ा आसान है मैनेज करना। एक बार, दूसरी बात, इस पर न्यूमेरिकल हम कैसे बनाएंगे सुने, और आंसर देने की कोशिश भी करें। हाइड्रोजन ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में, हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमने से करंट बन रही है आई नॉट, आई नॉट। उसी एटम में उसी इलेक्ट्रॉन को सेकंड ऑर्बिट में शिफ्ट किया, करंट विल बी आई नॉट बाय 8। उसी एटम में उसी इलेक्ट्रॉन को तीसरा ऑर्बिट में शिफ्ट किया, आई नॉट बाय 27। हो गया ना? देखा कैसा यूज समझ में आया इसका? वेरी गुड, ऐसे ही काम करना है। तो बच्चों ये थी एक बात। इस तरह से मैंने घूमते इलेक्ट्रॉन के बारे में आपसे 4 बात करनी थी, अभी एक बात खत्म हुई है, एक बात वाज अबाउट करंट। नाउ इट्स टाइम फॉर 2 बात। करंट बन गया है, बहुत ही अच्छी बात है। नाउ 2 बात शुरू कर रहे हैं, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। 2 बात इज बी सेंटर। आ जाएगा समझ में? बी सेंटर। आपको याद होगा जो रियल करंट कैरिंग कॉइल था, जब उसमें करंट चलता था, क्या वो अपने सेंटर में माहौल बनाया करता था? यस। तो मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि रियल में करंट कैरिंग कॉइल तो नहीं है, मगर उसके जैसा तो है। और अगर उसके जैसा है तो फिर ये भी चुपचाप बैठेगा कि माहौल बनाएगा, माहौल बनाएगा। तो बच्चे मुझे जानना है कि सिस्टम के सेंटर पर कितना माहौल बनेगा। आ जाइए जान लेते हैं। बहुत अगर ये वाकई में करंट कैरिंग कॉइल होता तो शायद ये माहौल बनता। अगर ये वाकई में करंट कैरिंग कॉइल होता तो ये माहौल बनता। बच्चे मुझे लिखना तो आज यही है, लेकिन आज मेरी प्रॉब्लम ये है, आज मेरे पास रियल में आई नहीं है, मेरे पास रियल में तो क्यू है। तो मुझे ये फॉर्मूला क्यू के टर्म में लिखना है, और क्यू के टर्म में लिखना है तो आप समझ गए होंगे, आई को आप तरह तरह से लिखते रहिए। आई को आप तरह तरह से लिखते रहिए, तो क्या करंट भी कई तरह से लिखा जा सकता है? यस। आइए कैसे? यस। किसने मेरे को बोला कि भाई तू बी की वैल्यू लिख, और मुझे आंसर फ्रीक्वेंसी में चाहिए। तो पता है मैं आई को क्या लिख रहा हूँ, म्यू नॉट क्यू एफ अपॉन 2 आर। किसी ने बोला भाई मेरे को ओमेगा में चाहिए, आई की जगह ओमेगा में, यह रहा क्यू ओमेगा अपॉन 4 पाई आर। किसी ने बोला वी में चाहिए, तो म्यू नॉट क्यू वी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। क्या आप देख रहे हैं बी को भी मैं कैसे लिख पा रहा हूँ? एक तरह से कि तरह तरह से, तरह तरह से। और तरह तरह से क्यों लिखा है? कहीं कोई चालाकी नहीं है, काम करने का तरीका आपको आना चाहिए। आई को जितने तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक उतनी ही तरह से आप बी को लिख सकते हैं। इस तरह से आप बी के एक्सप्रेशन दे सकते हैं। अब फिर वही बात आती है, अगर मैं पूछता हूँ कि एग्जाम में सवाल आएगा, तो बोले सर बी कौन सा वाला लिखेंगे? बी आप वो वाला लिखेंगे जो पैरामीटर उसने दिए होंगे। मान लीजिए उसने कहा कि क्यू चार्ज फ्रीक्वेंसी एफ से घूम रहा है, बताइए बी क्या बनेगा? ऑब्वियसली मैं ये आंसर दूंगा। क्यू चार्ज ओमेगा से घूम रहा है तो मैं ये आंसर दूंगा। क्यू चार्ज वी से घूम रहा है तो मैं ये आंसर दूंगा। तो मुझे किस तरह से आंसर देना है वो मैं डिसाइड नहीं करूंगा, बल्कि क्वेश्चन में क्या पैरामीटर आपने मुझे दिए हैं उसके हिसाब से मैं मैनेजमेंट करूंगा। और मेरी एक सलाह है आप लोगों को। अच्छा, मैं अभी आपसे कह रहा था ना एग्जाम में बहुत सवाल आएगा अपने एग्जाम में, वाह। ये प्रोफाइल है, कैसे मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए रिसेंटली 2018 में सवाल क्या था, क्यू चार्ज का पार्टिकल सर्कुलर पाथ आर रेडियस पर वी के साथ घूम रहा है, स्पीड वी के साथ घूम रहा है, तो बताइए कि बी सेंटर कितना बनेगा? तो ऑब्वियसली 4 ऑप्शन उसने वी में ही दिए हुए थे, लेकिन चालाकी कर दी, एक तो ये देगा ही देगा, साथ में थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन डाल देगा। कभी यहाँ नीचे 4 पाई आर लिख देगा, कभी यहाँ नीचे 2 पाई आर स्क्वायर लिख देगा। तो हमें उसमें से बेस्ट एक्सप्रेशन पहचानना है, तो बेस्ट तो ये होगा। और मेरी सलाह है आप लोगों को, इसको याद मत करिए, क्योंकि याद करेंगे तो भूल चुक हो सकती है ना।
देख रहे हैं 2 पाई आर कहीं 4 पाई से लफड़ा हो सकता है। तो मेरी सलाह है आप लोगों को, इसको याद मत करिए, कभी भी अगर बनाने का नंबर आए, मौका मिले तो क्या करें, पहले तो रफ में ये लिख लेना, और रफ में लिखने के बाद करंट को वी के टर्म में अलग से तैयार कर लेना और यहाँ चिपका देना, तो अपने आप बढ़िया एक्सप्रेशन आ जाएगा, उससे गलती होने का चांस भी नहीं रहेगा। कर लेंगे। चलिए, ये तो हो गया कि हाँ सेंटर पर बी ये बनेगा। वापस से चलते हैं हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में। ठीक है, आइए हाइड्रोजन एटम फर्स्ट ऑर्बिट में। चलो हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में जा रहे हैं, सारी वैल्यू डाल देते हैं। आ जाओ। बी कोई ऐसा फॉर्मूला लें जिसके बारे में सब हम जानते हैं, इसको ले लेते हैं, म्यू नॉट ई वी और 4 पाई आर स्क्वायर। हार्डन के फर्स्ट ऑर्बिट का स्पीड हम जानते हैं, रेडियस हम जानते हैं ना सारी वैल्यू। बच्चे अगर हम सारी वैल्यू रख के सोल्व करते हैं तो लगभग आता है 12.3 टेस्ला। देसी में याद कर लो 12.5 टेस्ला। स्टैंडर्ड आंसर है, रट लो। यस, हाइड्रोजन एटम जिसको हम कुछ नहीं समझते हैं, सही बात है कि नहीं, हाइड्रोजन एटम खूब सुन रहे हैं ना बचपन से। हाइड्रोजन एटम जिसको हम कुछ मानते नहीं है, उसमें फर्स्ट ऑर्बिट में जो एक इलेक्ट्रॉन घूमे जा रहा है, जो सदियों से घूम रहा है, पता नहीं आगे तो घूमता रहेगा, उस एक चिन्ह से एटम में, एक चिन्ह से इलेक्ट्रॉन के घूमने से कितना मॉल बन रहा है, लगभग 12.5 टेस्ला। अप्रोक्स याद रख लीजिए 12.5 टेस्ला, रिकॉल करने में इजी रहेगा। ऑप्शन में जो नियरेस्ट आंसर उसको टिक कर देना। आप इसको घर पे सॉल्व करेंगे तो 12.3 के अप्रोक्स आएगा। देसी याद कर लो 12.5 टेस्ला। आगे बढ़े जवान, फिर वही बात है, उसी एटम में उसी इलेक्ट्रॉन को ऊपर शिफ्ट कर देंगे। आओ, इन सेम एटम अपर ऑर्बिट, थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दिया, अब कहानी पूरी हुई है। उसी एटम में अपर ऑर्बिट में शिफ्ट कर दे। तो आ जाओ तैयारी करते हैं। तुम्हारा एक्सप्रेशन ले लो कोई भी, चलो मैंने ये ले लिया। मुझे भाई उसका उसके साथ रिलेशन चाहिए, एन एन यू नो नंबर ऑफ लेवल के साथ रिलेशन चाहिए। आओ तो सेटिंग करेंगे। अब तो आसान लगने लगा होगा। बोलिए वी के बारे में क्या लिख दूं बेटे, 1/n। अच्छा, और नीचे आर स्क्वायर है, तो 1/n² का होल स्क्वायर। तो मुझे लगता है भाई बी प्रोपोर्शनल टू 1/n5, ये आंसर है। बना लें। और ये जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको बताई जा रही है, हर चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। कोई भी चीज ऐसा नहीं कम इंपॉर्टेंट है, होता तो मैं, अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता मैं नहीं बताता। एक एक बात बता रहे हैं, सभी पे क्वेश्चन है, मॉड्यूल में भी है और किताबों में बहुत क्वेश्चन इन बारे में, इन सबको लेकर के, तो सारे क्वेश्चन बनने चाहिए। ठीक है, एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। चलिए, ये हो गया किसके बारे में, बी सेंटर के बारे में। वही इसके बारे में क्वेश्चन कैसे बन सकता है, आओ आंसर दो। हाइड्रोजन एटम फर्स्ट ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, माहौल बन रहा है बी नॉट। उसी एटम में उस इलेक्ट्रॉन को सेकंड ऑर्बिट में शिफ्ट किया, माहौल विल बी बी नॉट बाय 32 या 64, श्योर, 2 पावर 5, 2 4 8 16 32, वेरी गुड, B0/32 हो जाएगा। चलिए, ये था 2 बात ना, 3 बात। तीन बात इज मैग्नेटिक मोमेंट, कैपिटल एम, मैग्नेटिक मोमेंट। बच्चे क्या आपको याद है जो रियल में करंट का लूप था, जो कि पिछला टॉपिक था, क्या उसका मैग्नेटिक मोमेंट हुआ करता था? यस, क्या फॉर्मूला था यार उसका, मैं भूल गया, M = NIA। अब NIA तो वास्तव में था, लेकिन N तो है नहीं, तो आई, और एरिया को क्या मैं πr² लिख दूं क्या? क्योंकि अभी हम किसकी बात करेंगे, उस सर्कुलर ये। अब जरा सोच के देखो, अगर मेरे पास रियल में कोई करंट के रिंग होता जिसका रेडियस R होता, उसमें आई करंट चलता, तो उसका एम ये लिखा जाता रियल में। लेकिन आज मेरे पास ये है नहीं, मेरे पास तो घूमता हुआ चार्ज है। तो अगेन हमें एम का एक्सप्रेशन को चार्ज के टर्म में एक तरह से या कई तरह से वही बात है। आई को आप एफ में लिख दीजिए, ओमेगा में लिख दीजिए, तो ये फॉर्मूला एक तरह से या तरह तरह से आ जाएगा, तरह तरह से। तो चलो शुरू करते हैं, आ जाओ। हाँ, क्या मैं कह दूं Q(F)πr²? क्या मैं कह दूं Q(Ω)r²/2? क्या मैं कह दूं Qvr/2? 2πf2 सही चल रहा है ना, देख लेना एक बार। एम का फॉर्मूला भी क्या हम कई प्रकार से लिख पा रहे हैं। अब फिर एग्जाम में कैसे लिखना देखना पड़ेगा, वी में लिखना है कि ओमेगा में लिखना है कि एफ में लिखना है कि टी टाइम पीरियड में लिखना है, वो सब मैनेज हम करेंगे। इसीलिए मैंने सबसे पहले क्या सिखाया, करंट को लिखना सिखाया। एक बार करंट को सेपरेटली तैयार कर लीजिए, उसको यहाँ चिपका दीजिए, अकॉर्डिंग एडजस्ट करके आंसर ला सकते हैं। और जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, पिछले 10 साल में कम से कम 5 बार क्वेश्चन आए, 5 में से 4 बार क्वेश्चन तो बस यही वाले आए हैं।
बी को लिखवाने को पूछता है या एम को लिखवाने को पूछता है, और आप चालाकी समझ ही गए होंगे क्या लिखेगा। ऑप्शन दे देगा क्यू वी आर बाय टू, टू आर स्क्वायर, कुछ भी हल्का हल्का वेरिएशन डाल देगा, आप मैनेज कर लीजिए। और मैं फिर कहूंगा इनको याद करने की जरूरत नहीं है, याद करेंगे तो भूल चुक हो जाएगी, बनाने का काम सीख लीजिए, वही बेस्ट रहेगा, उससे गलती नहीं होगी। ये था मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, वापस से चलिए हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में। हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में चलते हैं, वापस आ जाओ। यस, कोई एक फॉर्मूला पकड़ लेते हैं, इसके बारे में सब जानते हो, आ जाओ। चलो बच्चे इसी को ले लेता हूं मैं। चलो, क्या मैं इसको ई वी आर बाई टू लिख दूं क्या? ई में जानता हूँ, वी और आर भी मैं जानता हूँ, अगर हम इसको रख के सोल्व करते हैं तो फर्स्ट क्लास आंसर आता है 0.923 10 एम्पेयर इंटू मीटर स्क्वायर। यार ये फिगर कुछ देखा हुआ सा लग रहा है, पहचानते हो क्या इसको? कौन है ये? बोर मैग्नेटॉन। यस, दिस इज बोर मैग्नेटॉन। और आपको याद होगा जब से मैंने बार मिनट पढ़ाना शुरू किया था, तब से मैंने मैग्नेटिक मोमेंट का स्पेशल यूनिट पढ़ाना शुरू किया था, दैट वाज बोर मैग्नेटॉन। और मैं बोलता था ऐसा फिगर याद करो, लेकिन अब तो मैं डिफाइन कर सकता हूँ, अब टाइम आ गया। मैं उस टाइम नहीं बोल पाया था जानबूझकर, अब तो बोलूंगा मैं। अगर किसी ने बोला कि व्हाट इज वन बोर मैग्नेटॉन, डिफाइन वन बोर मैग्नेटॉन, आंसर विल बी बोर मॉडल में, शब्द पकड़े, बोर मैग्नेटॉन नाम कहां से? बोर। बोर मॉडल में जो हाइड्रोजन एटम है, उसमें जो एक इलेक्ट्रॉन जो घूमे जा रहा है, उस एक इलेक्ट्रॉन के घूमने से जो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है, दैट इज डिफाइंड एज वन बोहर मैग्नेटॉन। क्या वर्ड भी कनेक्ट हो रहा है ना? बोहर मैग्नेटॉन क्यों बोला? बोहर मॉडल का जो हाइड्रोजन है, बोहर मॉडल का जो हाइड्रोजन है, उसमें जो एक इलेक्ट्रॉन घूमे जा रहा है, उस एक इलेक्ट्रॉन के घूमने से जो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है, दैट मोमेंट इज डिफाइंड एज वन बोहर मैग्नेटॉन। ये फिगर तो आपको याद ही करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़े जवान। उसी एटम में ऊपर जा रहे हैं, इन सेम एटम अपर लेवल्स या अपर ऑर्बिट, अपर लेवल्स या अपर ऑर्बिट्स, आ जाओ। यस, मुझे नंबर ऑफ वो होता है ना लेवल एन के साथ रिलेशन ढूंढना है, चलो करते हैं। चलो यार, एम बराबर था अपने पास क्यू वी आर बाई टू ना, चलो पकड़ते हैं इसको। वी के बारे में क्या आएगा बेटे? वन बाय एन। और हाँ, आर के बारे में एन स्क्वायर। क्या आप देख रहे हैं? एम प्रोपोर्शनल टू क्या एन? चेक कर लो, एम प्रोपोर्शनल टू एन, एम प्रोपोर्शनल टू एन। एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, 4 5 6 साल पहले एम्स में सीधा ये क्वेश्चन था, पूरी कहानी थी मतलब। और एम का एन के साथ रिलेशन पूछा था, वैल्यू वैल्यू नहीं, सीधा इफ एन इज द एनर्जी लेवल, तो एम का एन के साथ रिलेशन पूछा था, वहां मेरा आंसर क्या चला जाएगा? एम प्रोपोर्शनल टू एन। और एग्जाम में वही सारे ऑप्शन आसपास ऑप्शन दे देगा, एन स्क्वायर, वन बाय एन वगैरह बना के देख लिया मैंने, आंसर आ रहा है एम प्रोपोर्शनल टू एन। आंसर दीजिए। ये तो एम्स में तो डायरेक्ट ये रिलेशन पूछा, मुझे सवाल पूछना है। यस, हाइड्रोजन एटम, एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है, मोमेंट बन रहा है एम, मोमेंट बन रहा है एम। उसी एटम में उसी इलेक्ट्रॉन को थर्ड ऑर्बिट में शिफ्ट किया, 3m, 10वें ऑर्बिट में शिफ्ट किया 10m, 5वें ऑर्बिट में शिफ्ट किया 5। खेल समझ में आ गया ना? वेरी गुड, एक बार लॉजिक आपके सामने तो अब डिसीजन लेना आसान रहेगा। वेरी गुड, ये थी 3 बात, कर लेंगे सब लोग। नाउ इट्स टाइम फॉर 4 बात। चार बात लिखें, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। सिंबल आप जानते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट का जनरली अपन कैपिटल एम ले रहे हैं, और फिजिक्स में अपन एंगुलर मोमेंटम को जनरली कैपिटल एल से दिखाते हैं, पता ही होगा आपको। आपने कहा भाई ये रिलेशन चाहिए, ठीक है चाहिए तो ढूंढते हैं इसी केस में। अभी एम क्या बताया था आपने मुझे? क्यू वी आर बाई टू। और हाँ हाँ, एल, एल को क्या लिखते हैं आप लोग? एम वी आर। मैकेनिक्स तो आप लोगों का स्ट्रॉन्ग होता है, वहां से लिख सकते हैं। चलिए अब मैं क्या करूं, डिवाइड कर दूं दोनों को, आओ। एम बाय एल यू आर गेटिंग इज क्यू बाय टू एम। स्मॉल एम क्या है? पोल स्ट्रेंथ या मास? हाँ, किसका मास? मेरा मास या आपका मास या घूमते हुए पार्टिकल का मास? हाँ, ना मेरा मास ना आपका मास, घूमते हुए पार्टिकल का मास, सारी कहानी उसी के बारे में चल रही है।
तो ये अपने पास बच्चे एम और एल का रिलेशन आ गया। ये भी बहुत ही सुंदर रिलेशन है, बहुत 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 ही जोरदार रिलेशन है, बहुत यूजफुल रिलेशन है। इसका यूज दिखाता हूँ आपको मैं। लिख दिया बच्चों ने? लिख दिया? अच्छा, ये तो आपने लिख दिया। यार एक बात है ना, क्या मैं ऐसे कहूँ Q/2m इंटू एल? और अगर ऐसे कहूँ तो फिर क्या मैं कह दूं, क्या मैं ये कह दूं, कमा एम और एल में रिलेशन, दिस इज प्लेन रिलेशन, और ये उस रिलेशन का वेक्टर फॉर्म। जानबूझ के लिखा, कुछ बात करनी है, लिख लीजिए प्लीज। चलिए अब वापस से कनेक्ट करता हूं। मैंने अभी जो लास्ट टॉपिक जो आपको पढ़ा था मैंने पढ़ा दिया है, सारी जानकारी आ गई है। अब इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, कहाँ कहाँ में बच्चे उलझते हैं वो भी बताने जा रहा हूँ, ठीक है? फाइनली कनेक्ट करते हैं। अभी आकर के मैंने कौन सा टॉपिक शुरू किया? एक चार्ज सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो हमारी नजर में वो करंट कैरिंग रिंग के इक्विवेलेंट था, इसलिए उसको मैग्नेटिक बिहेवियर शो करना था, ठीक है? इस बारे में मुझे चार बात करनी थी, सारी बातें करंट में नहीं, सारी बातें चार्ज के टर्म में मुझे करनी थी। सबसे पहले करंट को हमने कई तरह से लिखना सीखा, फिर हम कहाँ चले गए, हम लोग हार्डियन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में और अपर एनर्जी लेवल के साथ रिलेशन निकाला। फिर हम लोगों ने क्या किया, बी लिखना सीखा, फिर हमने एम लिखना सीखा, और अल्टीमेटली करते करते मैंने आपको एम और एल का रिलेशन दे दिया। सब चीजें आपके काम की है। चलिए मुझे फाइनल बताइए, हार्डियन एटम में जो पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसके घूमने से कितना माहौल बनता है? कौन? हाँ, 12.5 टेस्ला। कितना बनता है? सोचो मत भाई, 12.5 टेस्ला। हाँ, 12.5 टेस्ला, ठीक है। ओके, कितना मोमेंट बनता है? बोर मैग्नेटोन, बोर मैग्नेटोन यानी कितना? 0.923, 10⁻⁻23। हाँ, कितनी करंट बनती है? अप्रोक्स 1 मिली एम्पियर के आसपास। ये एग्जैक्ट नहीं है, नियरेस्ट डेटा टिक कर देना। चलो, सारे टॉपिक हो गए। अब जरा क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। इसमें आप जानते हैं बच्चे, तो प्लेन फॉर्मूला और वेक्टर विद साइन। अगर किसी फॉर्मूला का वेक्टर फॉर्म यूज करते हैं, देन चार्ज मस्ट बी विथ साइन। साइन छोड़ दिया तो गलत आंसर हो जाएगा। सुन लिया आपने? और ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ सुनिए आप। दो सवाल ले रहा हूँ डिफरेंस दिखाने के लिए। आ जाओ, ये देखिए, एक प्रोटॉन सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। अपने एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन था, मैं डिफरेंस के लिए दो बोल रहा हूँ जानबूझ के। कमा, अपने एग्जाम में क्वेश्चन था कि एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो एम और एल में बेस्ट वेक्टर आंसर थे अपने एग्जाम में। कौन? क्या कहना? अगर मान लीजिए प्रोटॉन का होता तो मैं क्या लिखता बेटे? एम वेक्टर बराबर क्या ई बाय क्या 2m p क्या एल वेक्टर। मैं और अच्छा लिख देता हूँ, कमान। अपने एग्जाम में प्रोटॉन का सवाल नहीं था, अपने एग्जाम में इलेक्ट्रॉन का सवाल था। क्या लिखवाना है? एम वेक्टर बराबर कमान -e/2m e और क्या एल वेक्टर। अपने एग्जाम में जो चार ऑप्शन थे पुराने सवाल में देखना कहीं, चार ऑप्शन थे, उसमें एक ऑप्शन तो विद माइनस और एक ऑप्शन विदाउट माइनस भी था। आप समझ गए ना? अगर मैं थोड़ा भी लापरवाही करूंगा तो मैं विदाउट माइनस पे पहुंच जाऊंगा तो गलत आंसर आ जाएगा। मुझे विद माइनस ही लिखना है, बिकॉज ऑल फोर ऑप्शंस वर इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, वेक्टर की फॉर्म में थे। तो मेरे को सिखाया गया है कि जब भी फॉर्मूला का वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे, चार्ज मस्ट बी विथ साइन। प्लस है तो प्लस में लिखें, और माइनस है तो माइनस में लिखें। जिनका मैकेनिक्स ठीक है, जनरली आप लोगों का मैकेनिक्स ठीक होता है, इनका मैकेनिक्स ठीक है, उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। करना है क्या वेरीफाई? खेल देखना है? चला, कोरोना फेल हुआ, तुम्हें खेल देखना है? सुनो भाई, चलो देखना है तो सुन लो, जानकारी बढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ, लिखना मत यार ऐसे बातें। इससे क्या पता लग रहा है मेरे को? एम और एल सेम डायरेक्शन में। इससे क्या पता लग रहा है? एम और एल अपोजिट है। समझ में आता है ना? मैं इसको मैकेनिक्स की इन्फॉर्मेशन भी वेरीफाई करा सकता हूँ, जस्ट प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं आप लोग, मत करना। आ जाओ इधर, आ जाओ, मेरी हेल्प करना है आप लोगों को, है ना? इसका एम कहाँ हो रहा है यार? एम ये हो रहा है क्या? एम यहाँ लिख रहा हूँ, आप मत लिखना, एम डॉट हो रहा है ना? चलो इसका एल निकालते हैं। एल क्या होता था यार, याद है? आर क्रॉस पी। हाँ, या पी क्रॉस आर? पक्का? चलो आ जाओ, आर क्रॉस पी, कमा, आर क्रॉस पी क्या डॉट। तो एल भी क्या आ रहा है बेटे? डॉट। एम डॉट एल डॉट क्या सेम डायरेक्शन? कमान इधर आ जाओ। इसका एम की डायरेक्शन देंगे, कमान, कमान एम की डायरेक्शन, कमान। कुछ लोग डॉट बोल रहे हैं, डॉट या क्रॉस? भाई साहब, इलेक्ट्रॉन यूं घूम रहा है तो करंट क्या यूं होगा? यूं होगा तो बोलो, एम कैसा हो रहा है? क्रॉस। यहाँ लिख रहा हूँ, संभालना।
हो गया बेटा एम क्रॉस। चलो चलो अब इसका वही पकड़ने जा रहे हैं, आर क्रॉस पी। कमान आर क्रॉस पी एल डॉट। यहाँ मुझे क्या समझ में आ रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन की जस्ट अपोजिट। क्या माइनस आना वाकई में जस्टिफाइड था? तो जैसे ऐसे दिखा दिया, आप इतने चक्करों में मत पड़े, आप तो सीधा सीधा ध्यान रखें, जब भी किसी फॉर्मूला का वेक्टर फॉर्म यूज करें, अगर उसमें चार्ज इन्वॉल्व है, चार्ज मस्ट बी विद साइन, दैट्स इट। ओके, एक मिनट यार। कितना अच्छा लगता है ना मास्टर को परेशान होते देख के। अरे ठीक है, अच्छा लग रहा है हाँ? बहुत सेटिस्फेक्शन आता है, बोले कि ठीक है यार, कुछ तो इसका भी। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखे हैं, इन हाइड्रोजन एटम फर्स्ट ऑर्बिट, इन हाइड्रोजन एटम फर्स्ट ऑर्बिट, मूविंग इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसिंग, मूविंग इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसिंग दिस वन, ये लिख दो, आई नॉट, बी नॉट, एम नॉट। वो जो मैंने अलग अलग पूछा था ना, अभी उसको एक साथ लिखा रहा हूँ ताकि एक जगह आप जब भी रिवाइज करो ना, आई नॉट यानी करंट आई नॉट बना रहा है, माहौल बी नॉट बना रहा है, और ये मोमेंट हो गया। इफ दिस इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड इन, if it is shifted in second orbit, shifted in second orbit, then बोल के आ जाओ। चलो, मुझे इन सब की नई वैल्यू चाहिए, आप समझ गए होंगे जो मैं अभी वर्बली पूछ रहा था ना आप लोगों से, वो सब मैं एक साथ लिख के देखूँ। आ जाओ बच्चे। यस, नया करंट निकालने के 1/n की यूज करेंगे ना। क्या कहना है आपको, आइडिया शीज आई नॉट बाय 8 लिख लीजिए जिनको लिखना है। नया बी के बारे में ये यूज करेंगे, तो नया बी डैश बी नॉट अपॉन 32। एम के बारे में ये यूज करेंगे, तो नया एम डैश इज 2m नॉट। ये मेरे आंसर है। वो जो मैं पूछ रहा था सबको एक साथ लिखा दिया है, जब भी आप रिवीजन करेंगे तो सारी बातें क्लिक होना चाहिए, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो ले रहे हैं बच्चे, इसमें भी एक स्पेशल बात मुझे आपसे करनी है। अगले क्वेश्चन में मैं 2 पार्ट ले रहा हूँ, 2 पार्ट लिखाऊंगा, और क्वेश्चन को कई बार बच्चे मिसमैच कर लेते हैं, उनको उल्टा पुल्टा समझ लेते हैं, डिफरेंस सिखाना है। लिखें प्लीज, फर्स्ट लिखें, a charge enters in UTF, charge enters in, so लिख दो ट्रांसवर्स फील्ड, charge enters in transverse field with speed v। अच्छा, ट्रांसवर्स फील्ड की वैल्यू भी डाल दो b, ट्रांसवर्स फील्ड b, ट्रांसवर्स फील्ड b with speed v, v for velocity, with speed v and making circle of radius small r, making circle of radius small r, then बस then बोल के आ जाओ। जरा मेरी बात सुनो, तुम वहां जाकर के क्या कर रहे हो, चक्कर मार रहे हो मैग्नेटिक फील्ड के चक्कर में, यू नो रिलेशन आर बराबर एम वी बाई क्यू बी। बेटा अगर मैं आपसे रेडियस का रिलेशन पूछूं वी और बी के साथ, तो क्या आ जाएगा, वी बाई बी आ जाएगा। लिख दीजिए, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड, अभी मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, इतना लिख दे प्लीज। ये पहला लैंग्वेज खत्म और पहला हिसाब खत्म। इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट लिखें कि a charge moving on circular path of radius r, moving on circular path of radius small r with speed v, with speed v and producing magnetic field b at center, producing magnetic field b at center, then बोल के आ जाओ। यस बच्चों, अभी जो मैंने लेटेस्ट अभी ये कहानी सुनाई है, इसमें क्या हो गया, चार्ज किसी वजह से सर्कुलर मोशन कर रहा था और बी प्रोड्यूस कर रहा है, और हाँ मुझे बी प्रोड्यूस को लिखना है, तो क्या लिखूंगा, किस टर्म में लिखना है, वी के टर्म में, किस टर्म में लिखना है, वी के टर्म में। तो क्या क्यू वी अपॉन 4 पाई r² लिखूंगा, और लिखूंगा तो जरा ध्यान दीजिए, आर स्क्वायर का वी और बी के साथ रिलेशन क्या, ये आर सॉरी आर स्क्वायर का वी और बी के साथ रिलेशन क्या आ रहा है बेटे, वी बाई बी आ रहा है।
तो आर का वी और बी के साथ क्या आ रहा है, वी बाई बी आ रहा है। एक बार लिख लो, मैं बोलता हूँ, मैं बहुत बोलूंगा। कौन, एक बार लिख लो। अब देखिए फील द डिफरेंस, वहां पर रेडियस का वी और बी के साथ रिलेशन ये आया था बच्चे, और दूसरी लैंग्वेज में रेडियस का वी और बी के साथ रिलेशन कैसे आया, विक्षेत्री आया हुआ है। अब देख रहे हैं, तो फर्क क्या है उसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, और ये मामला बिल्कुल उल्टा पुल्टा मामला है। अक्सर ये जो सेकंड पार्ट मैंने आपसे पूछा ना ये वाला, पता है ये एम्स में और एआईपीएमटी दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। एम्स में और एआईपीएमटी दोनों में सेम क्वेश्चन आ गया, और बच्चों से पूछा गया, बताइए रेडियस का वी और बी के साथ क्या रिलेशन है, पहला ऑप्शन बच्चे को यही देते हैं, बच्चा ये मार देता है। अब ये क्यों नहीं होगा समझ लीजिए, मामला सुनिए। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाया था, और आपने जो मैग्नेटिक फील्ड लगाया उसकी वजह से चार्ज सर्कुलर मोशन करने लगा, यानी कि क्या हो गया यहाँ पर, बी की वजह से क्या सर्कल पड़ रहे थे, बी की वजह से सर्कल पड़ रहे, तो ये रिलेशन आया। आई थिंक यहाँ पर सर्कल अपने आप ही किसी और वजह से पड़ रहे थे, और क्या सर्कल की वजह से बी प्रोड्यूस हो रहा था। फील द डिफरेंस, दोनों जस्ट अपोजिट मामले हैं। ये क्या मामला है कि बी की वजह से सर्कल बन रहे थे, और ये क्या मामला है, सर्कल की वजह से बी बन रहा था। दोनों सेम है कि जस्ट उल्टा पुल्टा है। एक तो था ना एक्स की वजह से वाई है, कि वाई की वजह से एक्स है। यस, फील करिए, ये कैसा मामला है। यहाँ बी की वजह से सर्कुलर मोशन हुआ, सर्कल लिख देता हूँ। यहाँ बी तुमने अप्लाई किया था, उससे तुम्हारे यहाँ सर्कुलर मोशन हो गया। यहाँ सर्कुलर मोशन किसी और कारण से हो रहा होगा, मुझे नहीं पता किस कारण से। यहाँ सर्कल की वजह से क्या बी बना है, बी की वजह से सर्कल बने, जबकि यहाँ सर्कल की वजह से बी बना। दोनों सेम है कि जस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है। आज के बाद एग्जाम में जो लैंग्वेज आए उस लैंग्वेज के हिसाब से डिसीजन लेना। आप लोग आराम से दोनों लैंग्वेज पढ़ के देख लो, आपको समझ में आता होगा। दोनों लैंग्वेज पढ़ लें, दोनों एक्सप्रेशन आपके सामने है। इस सेकंड वाला क्वेश्चन ही ऑब्वियसली आप समझ गए ना। और शायद बच्चे गलती क्यों करते हैं उसका भी रीजन है ना, बच्चों के दिमाग में सबसे ज्यादा कौन सा फॉर्मूला भरा हुआ है, ये तो भरा हुआ है ना। जब भी हम किसी बच्चे को बोलते हैं देखो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन, इतना सुनते ही बच्चा तो तुरंत इस पर टूट पड़ता है। वो सुनता ही नहीं कि भाई बी की वजह से सर्कल हो रहे हैं कि सर्कल की वजह से बी हो रहा है। जैसे बच्चे को सवाल में दिखता है ना चार्ज सर्कुलर मोशन, ये सुनते ही तुरंत क्लिक करता है, आर बराबर एम वी बाई क्यू बी। तो उसी का फायदा एग्जामिनर उठा लेगा, वो आपको ये ऑप्शन दे देगा। जबकि कहानी ये सुना रखी है, तो फिर आपको सोच समझ के काम करना है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आया है। अब ऐसा नहीं कि मैंने ये बोला तो हमेशा यही मानना है, पता नहीं कि सवाल में लैंग्वेज ये दे दिया, बोले कि अब तो नहीं, अब तो वही मारेंगे हम, आपने कहा। हाँ, मैंने सुना है टेस्ट आने वाला है तुम लोगों को। हाँ, कौन सा वाला दें, फर्स्ट वाला है दोनों, दोनों दे दें एक के बाद एक, क्रम से दे दें दोनों, या थोड़ा गैप डाल के दें, एकदम क्रम से दे देते हैं, ठीक रहेगा। ये ठीक है ना, क्रम से दे देंगे दोनों, पहला एक क्वेश्चन ये, फिर इसके बाद ठीक रहा है, डन रहा फिर। वेरी गुड, कहीं गलती नहीं होगी, है ना, दोनों सामने रहेंगे तो भूल भी रहेंगे तो याद आ जाएगा, बोले ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। और सुनिए, एक बुक्स में एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, तुम्हें याद है क्या मैग्नेट में कितने पोल होते हैं यार, बहुत सारे पोल या दो पोल, दो पोल। और सोलेनोइड में भी कितने पोल थे, दो ही पोल होते थे। तो किताबों में क्वेश्चन पूछा हुआ है, कॉन्सिडर क्वेश्चन, क्या दो से ज्यादा पोल संभव है क्या, है, बिल्कुल है। लेकिन वो कैसे है जरा उस पर बात करते हैं, एक सवाल की तो सिखाता हूँ। ध्यान दो यार, मैग्नेट, सत्यनारायण, सत्यनारायण में तो आप कितना भी टुकड़ा कर लीजिए, बोलिए क्या दो ही पोल रहेंगे, ना तो कम होंगे ना ही ज्यादा होंगे, दो ही पोल रहेंगे, ये तो हम सब जानते हैं। सोलेनोइड, ये देखिए, सोले, अच्छा, नकल कर रहे हैं मास्टर क्या, बहुत बढ़िया। सोलेनोइड, सोचो अगर मैं इसमें करंट चला दूं बेटे, बोलो क्या मुझे पोल्स दे देंगे, कमो हाथ घुमाओ भी, बैठे रहते हो ऐसे करके, बोले घुग्गू की तरह, बोले लिखो तुम्हारे जमा जो है, बोलो बे, इधर क्या हो गया साउथ, इधर क्या हो गया नॉर्थ, याद है ना कल बताया होगा, हो गया। तो हाँ हाँ बच्चे, ये तो बहुत नेचुरल बात है कि हम जानते हैं कि रियल मैग्नेट में भी दो पोल होते हैं, और हम जानते हैं कि सोलेनोइड में भी दो पोल होते हैं। सवाल पूछा कि यार तू दो से ज्यादा पोल ला सकता है क्या, मैग्नेट में तो नहीं ला पाऊंगा, सोलेनोइड में ला सकते हैं। अब सोलेनोइड में अगर दो से ज्यादा पोल लाने हैं तो फिर वो थोड़ा सा चालाकी उसके लिए करनी पड़ेगी। यस, चालाकी मतलब सोलेनोइड में अगर आप इस तरह से वाइंडिंग करते रहेंगे ना, तो दो ही पोल मिलेंगे। आपको वाइंडिंग में थोड़ी सी बेईमानी करनी पड़ेगी, अगर आप बेईमानी करेंगे तो दो से ज्यादा पोल आ जाएंगे। तो आइए बेईमानी करना सिखाता हूँ आपको। चलिए मैं बताता हूँ बेईमानी कैसे करते हैं। और पता है जितनी ज्यादा बेईमानी करेंगे उतने ज्यादा पोल आएंगे। यस, बेईमानी करना सिखाता हूँ। कुछ लोगों की आंखों में चमक आ गई, बोले कि कैसा मास्टर है, बेईमानी सिखा रहा है। अब देखो बेईमानी कैसे हो रही है, फोटो बहुत अच्छा नहीं बनेगा, आ जाओ इधर देखो बे, बाद में लिखना, सुनो बे, कमा, थोड़ा वाइंडिंग पे ध्यान दीजिए। सॉलिड वायर आगे वाला है, डॉटेड वायर पीछे वाला है, कमा,
करंट डालता हूँ, संभालना। करंट डाल दिया, ऊपर गया, पीछे से करंट नीचे आया होगा, और अब वापस से करंट को ऊपर से सामने से ऊपर जाने का नंबर था, लेकिन मैंने क्या बेईमानी कर दी, पीछे से तार नीचे आया और क्या तार को पीछे से ऊपर भेज दिया। ईमानदारी की बेईमानी, बेईमानी कर दिया, और कर दिया तो कर दिया। अब देखो क्या ये सीन, आ जाओ। मुझे लगता है यहाँ पर टर्न्स के दो पेयर जनरेट हो गए हैं, हाँ, दो ग्रुप जनरेट हो गए। बोलिए इन टर्न्स में क्या सीन चल रहा है, इन वाले टर्न्स में क्या यूं 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 बोले तो यूं और यूं। कम ऑन, दूसरे सेट में क्या सीन है भाई साहब, क्या यूं और यूं तो यूं। बोलो, दो पोल के तीन पोल, ईमानदारी से कि बेईमानी से? तीन पोल। ईमानदारी रखेंगे तो दो ही पोल आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे। बेईमानी करेंगे तो तीन पोल आएंगे। कोई पूछेगा भाई तीन से ज्यादा पोल ला सकते हैं क्या? बिल्कुल, मैं तो पांच भी ला सकता हूँ, 10 भी ला, जितनी ज्यादा बेईमानी उतने ज्यादा पोल। और ज्यादा बेईमानी दिखाऊं? ये देखिए, ये देखिए, ये एक बार बेईमानी की, ये फिर से बेईमानी की। चलो बे, करंट डालते हैं। यहाँ से करंट डाला बेटे, ऊपर ऊपर, फिर यूं यूं यूं, फिर यूं और यूं, फिर यूं करके यूं और यूं और यूं। कमान, इस बार टर्न्स के कितने सेट तैयार हो गए? दो सेट के तीन सेट, तीन सेट। आ जाओ, हाथ घुमाओ, इस सेट में हाथ घुमाओ यूं, क्या यूं और यूं, इस सेट में हाथ घुमाओ यूं, और इस सेट में हाथ घुमाओ यूं। राइट हैंड घुमाना है कुछ तो ठीक, कुछ भी घुमा लो। राइट हैंड। बोलो बे, तीन पोल की चार पोल, तीन पोल की चार पोल, चार पोल। तो आप समझ रहे हैं, अगर आप ईमानदारी से वाइंडिंग करेंगे बच्चे तो वहां दो ही पोल मिलते हैं, दो ही होते हैं, हम सब तो पढ़ते हैं। लेकिन अगर आपने बोला कि नहीं कैसे भी करके ज्यादा पोल लाइए, क्या ला सकते हैं? ला सकते हैं। टेक्निकली बोलेंगे तो क्या कहेंगे? बाय चेंजिंग द वाइंडिंग पैटर्न। थोड़ा अंग्रेजी में बोलेंगे तो क्या कहेंगे? बाय चेंजिंग द वाइंडिंग पैटर्न। देसी बोले तो बेईमानियां। बेईमानी की बेईमानियां, बेईमानियां, जितनी ज्यादा बेईमानियां करेंगे उतने ज्यादा पोल। फोटो बना लीजिए, कंक्लूजन में बोलता हूँ। कोई कष्ट हो तो पूछे, किसी के पेट में दर्द आ रहा हो तो बात कर सकते हैं। बोलूं? बोलूं? क्या अभी बेईमानी कर रहे हैं या कर चुके हैं? जल्दी करो बे, वापस ईमानदारी पे आना ना फिर। अभी आप लोगों को पता लग गया वो कोरोना वोरोना काफी बढ़ रहा है, तो कभी भी क्लासेस जो है वो, नहीं नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसे, मत देखो मेरी तरफ। हो सकता है कि आप लोग उस पे ना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तो है कि नहीं आप लोग? एल एन डिजिटल या जो एल एन प्लस है ना उस पर, तो कभी भी हो सकता है कि मास्टर गायब हो जाए और उधर फोटो में आने लग जाए बस। हो सकता है, हाँ, फोटो देख के ही काम चलाना। हाँ, माला मत लगा देना उसको, बोले इसे, बाकी काम भी हो गया। इसमें लिख दीजिए बस कि, थोड़ा अंग्रेजी में लिख देना, बाय चेंजिंग वाइंडिंग पैटर्न मोर देन टू पोल्स आर पॉसिबल। भाई मानिए देसी वर्ड था, अब अंग्रेजी में लिखो, बाय चेंजिंग वाइंडिंग पैटर्न। बाय चेंजिंग वाइंडिंग पैटर्न लिख दीजिए। लिख दिया सब लोगों ने? चलिए ध्यान दीजिए, अभी आपको याद है मैंने अभी एक रिलेशन अभी अभी आपको बताया था, m बाय एल बराबर q बाय टू एम, बताया था ना अभी रिलेशन, ये बताया। ध्यान दीजिए, ये रिलेशन बहुत 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 ही सुंदर रिलेशन है, आप इसका इंपॉर्टेंस समझिए। ये रिलेशन, अगर मान लीजिए कोई भी चार्ज सिस्टम इस तरह से रोटेट रोटेट कर रहा है तो उसके बारे में रिलेशन आ गया। ये रिलेशन को आप बहुत सारे सवाल को डायरेक्ट करने में हेल्प कर सकते हैं, यूजफुल ले सकते हैं। कैसे? जैसे एक बार आईआईटी में एक क्वेश्चन था कि
सर्कुलर पाथ पे ना दो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे थे, दोनों का डिटेल एम एम और क्यू था। उनके एम और एल में हिसाब पूछा, क्या ये आ जाएगा? सोचते रहते हैं, बोले पता नहीं क्या हो रहा है। एम क्यू और ये लो एम क्यू, ठीक है। इस तरह सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। बोलिए इनके एम और एल में रिलेशन पूछा, यहाँ के हिसाब से क्या होना चाहिए? एम बाय एल, बोलिए बराबर क्यू या टू क्यू और टू इंटू टू एम। बोलो ना लाइको रिलेशन, क्या ये आ जाएगा? आईटी में आया क्वेश्चन है। अरे मेरे केस में क्या था, एक क्यू पार्टिकल जो है वो एक सिंगल उसमें घूम रहा था। आईआईटी क्वेश्चन में क्या पूछा कि एक नहीं बल्कि दो पार्टिकल घूम रहे हैं, दोनों का मास एम और एम और दोनों का चार्ज भी क्यू और क्यू। तो बोलिए क्या एम बाय एल का रेशो अलग होगा कि वही हो रहा है? वही हो रहा है। ये मुझे सिखाना है, इससे अच्छा यूज सिखाता हूँ, आपकी आंखें खुल जाएगी। ये देखो आप, डिस्क एकदम चकाचक डिस्क, ओमेगा से एकदम घूम रहे हैं, और इस पर थोड़ा सा लिख देना यार, क्यू और मास लिख दीजिए एम। थोड़ा सा लिख देना, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली एकदम बटा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड समझ गए होंगे आप लोग, पूरे डिस्क पे बढ़िया से बटा हुआ चार्ज, ठीक है। लिखा है बच्चों ने। हमसे पूछा है कि इसका एम कितना होगा, एम, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। तो मैं याद है घूमते हुए चार्ज का मैग्नेटिक मोमेंट लिखना भी मैंने बताया था, दैट वाज यस किसके टर्म में लिखेंगे? ओमेगा के टर्म में। क्या याद है क्या था फॉर्मूला? क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू, क्या ये फॉर्मूला था ना? क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू, इसके रेडियस को भी आर लिख देते हैं, कम ऑन। तो उसके हिसाब से क्या होगा? उसके हिसाब से क्या होगा? क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू, ये होना चाहिए उसके हिसाब से, जो कि गलत है, जो कि गलत है। क्यों गलत है? आ जाओ। क्यू चार्ज क्या सिंगल आर रेडियस पे घूम रहा है क्या? क्या सारे चार्ज बहुत अलग अलग रेडियस पे घूम रहे होंगे? तो भाई इसका आंसर बनाने का सबसे बढ़िया तरीका तो क्या है कि आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। पहले यहाँ पे एक छोटी सी एलिमेंट लेकर के रिंग लेंगे, इंटीग्रेशन कर तो वो आंसर आएगा। और अगर आप इससे बचना चाहते हो तो एक आइडिया बताता हूँ आपको, सुने। यू नो एम बाय एल बराबर क्यू बाय टू एम, परफेक्ट है, बिंदास काम करेगा। कैसे? इधर आ जाओ। बोले यहाँ से m बराबर क्या मैं लिख दूं? क्यू बाय टू एम इंटू एल। अब सुनो, क्यू इसको मैनेज कर दीजिए, सारा आंसर आ जाएगा एक ही बार में, कमान। क्यू कितना? कैपिटल क्यू, मास टू एम, एल, अच्छा एल को क्या लिखते हो? आई ओमेगा, आई ओमेगा यहाँ पे लिखता हूँ आई ओमेगा, आई ओमेगा। आ जाओ, आई डिस्क का आई, कमान, एम आर स्क्वायर बाई टू या एम आर स्क्वायर, पक्का है ना? एम आर स्क्वायर बाई टू ये हो जाएगा, इनटू ओमेगा। हो गया, चलो समेट दो, एम से एम काट दो, आंसर इज क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाय फोर। अगर आप वो स्ट्रिप लेकर के इंटीग्रेशन करके करोगे, चाहो तो घर पे वो भी करके देख लेना, उससे भी आंसर यही आएगा। लेकिन आई थिंक इससे जल्दी आंसर दे पाएंगे ना आप? इंटीग्रेशन करना वगैरह थोड़ा सा कहने का हल्का सा बच्चों को थोड़ा टाइम लग ही जाता है। मेरे ख्याल से ये बहुत परफेक्ट फॉर्मूला है, बहुत परफेक्टली काम करेगा। एल पर क्या होता है? आई इंटू ओमेगा। फट से अपना आई लगा दो, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैकेनिक्स तो आप लोग स्ट्रॉन्ग होता है, वहां से आई लगा दीजिए, तुरंत आंसर आएगा, बिना इंटीग्रेशन के आंसर आ जाएगा। और ये टेक्निक आप किसी भी सवाल में ले सकते हैं, यस किसी भी सवाल में ले सकते हैं, स्फीयर हो, डिस्क हो, चाहे रिंग हो, किसी भी सवाल में आप ये टेक्निक ले सकते हैं। एक चालाकी और बोलता हूँ, वो जो एनटीए वगैरह के क्वेश्चन आते थे ना, सुनो, उसमें क्या था, चलो एक कर ही लेते हैं, थर्ड, आ जाओ ऐसे खेल लेते हैं। लिखे हैं कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर और क्यू और एम, और रेडियस हो गई आर, क्यू एम रेडियस हो गई आर, ठीक है। इसके बारे में पूछा था एम कितना होगा, मतलब वही, इस पे क्यू चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास एम है, रेडियस आर है, और फर्स्ट क्लास ओमेगा से घूम रहा है। ये देखिए फर्स्ट क्लास ओमेगा से घूम रहा है चकाचक, ठीक है। पूछ रहा है कि इसका एम कितना होगा। या तो इंटीग्रेशन करो, उसमें बर्बाद हो जाएंगे, है ना? क्या करें फिर? इंटीग्रेशन की बजाय क्या ये करें, क्या ये करें? और ये करना बड़ा आसान, और तुरंत एक झटके में आंसर आ जाएगा। कैसे? आ जाओ, क्यू बाय टू एम तो है ही है, आई, यस, गोले का आई कितना होता है? 2/5 एम आर स्क्वायर होता है। सॉलिड स्फीयर का, होलो स्फीयर का कितना होता है? 2/3, 2/3 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। चालाकी समझिए क्या कर गया मैं। यस मैं खुद ही कह रहा हूँ सॉलिड गोला है, लेकिन मैं क्या लगा गया वहां पे? 2/3, कारण, कारण चार्ज कहाँ होगा भाई साहब?
चार्ज कहाँ होगा, पूरे वॉल्यूम में कि केवल सरफेस पे? सरफेस पे, कंडक्टिंग स्फीयर है, चार्ज कहाँ पर है? सरफेस पे है। इसलिए सॉलिड गोला होने के बावजूद भी आई किसका छाप दिया मैंने? होलो गोला का छाप दिया, होलो स्फीयर का छाप दिया। आंसर जो भी आना है वो आ जाएगा। एम से एम काट दीजिए, 1/3 क्यू ओमेगा आर स्क्वायर, सॉरी 1/3। क्या कुछ मेरी बातें समझ में आ रही हैं? क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत आसानी से मैनेज कर पाएंगे। इंटीग्रेशन वगैरह में तो कहने के आपको टाइम लगेगा, आधा 1 मिनट लग सकता है, लेकिन अगर किसी ने रट लिया मेरे कहने से, बिंदास लगाइए इसको आप कहीं भी, एम बाय एल बराबर क्यू बाई टू एम, मस्त रहिए। आपको एम निकालना है, फट से एल का जुगाड़ करिए, लगाइए, अपने आंसर आएगा। कुछ मत सोचो ज्यादा, आंसर आ जाएगा, कर लेंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा था ये रिलेशन बहुत ही यूजफुल है। चलिए अब जाकर ये सब खत्म होता है। इस प्रकार से हमारा चैप्टर था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, वो खत्म हो गया। मैग्नेटिज्म खत्म नहीं हुआ है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट खत्म हुआ है। ठीक है, अब बात को बढ़ाते हैं आगे। आपको याद है एक दिन मैंने आके मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ाना शुरू किया, उसमें मैंने आपको 12 मिनट तो पढ़ा दिया था, याद है ना? अब जो अगला चैप्टर है बुक्स में, उसमें मैग्नेटिज्म है, उसमें बेसिकली हम 4 बात करते हैं आपसे। 4 बात कौन कौन सी सुने, वापस से कनेक्ट करता हूँ। बुक्स में जो चैप्टर है उसमें अगला चैप्टर मैग्नेटिज्म है, उसमें हम 4 बात करते हैं। 4 बात में पहली बात क्या होती है? बार मैग्नेट। दूसरी बात होती है अर्थ मैग्नेट। तीसरी बात कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है, लाइक साइक्लोट्रॉन है, कुछ टेंजेंट गैलोमीटर है, कुछ मैग्नेटोमीटर वगैरह है, वो इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे। और उसके बाद अगली बात होती है टाइप ऑफ मटेरियल, फेरो, पेरा, डाया, हिस्टेरिसिस कर, वो चिड़िया टाइप लूप बना के खेलेंगे वो सारी। हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं बनाओगे चिड़िया? फेरो, पेरा, डाया वगैरह ये सब। तो बच्चों अगला जो मैग्नेटिज्म चैप्टर है उसमें हम आपसे 4 बात करते हैं, और ये चारों बात हमें पढ़नी है। और मजे की बात यह है कि मैं एक बात ऑलरेडी कर चुका हूँ। शुरू करता हूँ। अर्थ मैग्नेटिज्म, जियो मैग्नेटिज्म। जियो मैग्नेटिज्म, जियो जियो है, वो जियो कंपनी वाला जियो नहीं है ये, है ना? मोबाइल वाला जियो नहीं है। और बिहारी वाला जियो भी नहीं है। वो बोलते ना, जिया हो बिहार के लाला, हाँ ऐसे बोलते ना, जिया हो बिहार के लाला। हाँ, दिस इज जियो मैग्नेटिज्म। चलिए सुनिए पूरी अर्थ पर नेचुरली एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है। वो कहाँ से आया, कैसे बना, उसका एग्जैक्ट रीजन तो आज तक अवेलेबल नहीं है। मगर साइंटिस्ट लोगों का ये मानना है कि अर्थ के अंदर बहुत सारे मेटल जो है वो मोल्टन स्टेट में है, और वो लगातार मूविंग कंडीशन में, वो मोल्टन है ना, पिघले हुए हैं, तो लगातार क्या हो रहे हैं, बह रहे हैं। उनके मूवमेंट की वजह से अर्थ के ऊपर एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है। एग्जैक्ट रीजन नहीं है, तुकबाजी है जो भी है, लेकिन बुक्स में लिखा मैंने आपको बता दिया। एग्जैक्ट रीजन हमें जानना भी नहीं है। ठीक है, तो अभी की बात तो ये हो गई, पूरी अर्थ पर एक नेचुरली मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है। दूसरी बात, साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, पूरी अर्थ पर कहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसी है, डायरेक्शन क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, एंगल शेंगल क्या, सब उन्होंने स्टडी कर लिया। साइंटिस्ट लोगों का तो काम यही होता है, चीजों को ऑब्जर्व करना, स्टडी करना। तो साइंटिस्ट लोगों ने अर्थ पर जो नेचुरली मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है उसको उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया, नोटिस कर लिया, जगह जगह उसको स्टडी कर लिया, और उसको उन्होंने अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मान के स्टडी कर लिया। और जो भी उनको ऑब्जर्व हुआ है, जो भी उनको स्टडी में मिला है, वो हम सब लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी बना ली गई है, एंड द थ्योरी इज कॉल्ड जियोमैग्नेटिज्म। तो वो मैं आपके सामने शुरू करने जा रहा हूँ। ध्यान दें, एक डायग्राम मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूँ, वो सब आप बाद में बनाएंगे। अर्थ के बारे में जो भी जानकारी है वो डायग्राम में दिखाने की कोशिश करूंगा। उस डायग्राम को समझने के बाद जो भी हम लिखेंगे, वो जो मैं लिस्ट आपको बना के दूंगा, वो लिस्ट भी आप याद कर लेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि डायग्राम दिखा के एक बार विजुलाइज कराया जाए, बाद में बनाएंगे आप लोग। शुरुआत करता हूँ, ध्यान दीजिए। अच्छा, एक बात और भी है, जब आप लोग अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चंस करेंगे, वहां पर दो तरह के, वहां पर हमें अर्थ की ज्योग्राफिकल नॉलेज की भी जरूरत पड़ेगी। कई बोलेगा नॉर्थ पोल, कई बोलेगा इक्वेटर। तो अर्थ की ज्योग्राफी के बारे में जो भी जानकारी आपको जरूरत पड़ेगी, वही मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। ज्योग्राफी हम लोगों ने पढ़ा है, छोटी क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है ना, लेकिन वो सब हम भूल भाल गए होंगे। तो जो भी आपको चाहिए वो सब मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुने। अपना अर्थ हो गया, मैंने सुना अर्थ को स्फेरिकल माना जाता है। सबसे पहले ज्योग्राफी की बातें करें, ईस्ट, वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और साउथ, सब समझ में आ जाएगा, सुनते जाइए। बच्चों ये अपना अर्थ हो गया, मैंने सुना अर्थ को स्फेरिकल मानते हैं, स्फेरिकल अर्थ है, और हम लोग इधर इधर रहते हैं, और यहाँ रहेंगे तो ऐसा नहीं, गिर नहीं जाएंगे, समझ में है ना, इधर रहते हैं हम लोग, ठीक है, ओके।
सबसे पहले ज्योग्राफी की बातें करते हैं। सबसे पहले ज्योग्राफिकल डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। आराम से सुनते जाएं। ये क्या हो गया आपका ज्योग्राफिकल एक्सिस। मैंने सुना है कि अर्थ जो है एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट लगातार घूम रहा है, तो जिस एक्सिस के अबाउट अर्थ रोटेट कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिकल एक्सिस। ये हो जाएगा अर्थ का सेंटर हो जाएगा, ठीक है। ज्योग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर सबसे बड़ा सर्कल जो कि अर्थ को घेरता है उसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल इक्वेटर। तो बेटा ये हो जाएगा अर्थ का ज्योग्राफिकल इक्वेटर। जैसे वो क्रिकेट की जो बॉल होती है ना, उसमें जो धागे वाला पोर्शन है ना, सिलाई वाला पोर्शन, यूं मान लीजिए वो क्या हो गया, ज्योग्राफिकल इक्वेटर हो जाएगा। ये अर्थ का ज्योग्राफिकल इक्वेटर हो जाएगा। अर्थ की ज्योग्राफिकल एक्सिस जिन दो पॉइंट्स पर अर्थ सरफेस को कट करती है उनको बोलते हैं ज्योग्राफिकल पोल। ये नॉर्थ साइड का तो इसको बोला जाएगा ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, और ये साउथ साइड का इसको बोला जाएगा ज्योग्राफिकल साउथ पोल। यानी क्या हो गई, अर्थ के ज्योग्राफिकल पोल हो गए, अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, और ये हो गया अर्थ का ज्योग्राफिकल साउथ पोल। ये हो जाएगा। अगर अर्थ को मैं दो हाफ में काट देता हूं, अगर मैं अर्थ को दो हाफ में काट देता हूं, दिस इज कॉल्ड NHS नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दिस कॉल्ड SHS साउदर्न हेमिस्फीयर। तो अर्थ की ज्योग्राफी के बारे में इतनी जानकारी हमें पता होनी चाहिए, बाकायदा न्यूमेरिकल्स में आएगा। फिर से बोलता हूँ, अर्थ ज्योग्राफिकल डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिकल साउथ पोल, ज्योग्राफिकल एक्सिस, ज्योग्राफिकल इक्वेटर, अपर हाफ इज NHS, लोअर हाफ इज SHS। अगर मैंने कहा एक ऑब्जर्वर NHS में है तो कहाँ है, लोअर हाफ की अपर हाफ। वेरी गुड। मैंने कहा एक ऑब्जर्वर साउथ पोल पे, तो क्या वो यहाँ पे है ना। इस तरह की बातें हमें समझ में आनी चाहिए। हो गया, अर्थ की ज्योग्राफी के बारे में इतनी ही जानकारी है, इतनी बात मुझे आपसे करनी है। अब आते हैं अर्थ के मैग्नेट के बारे में। डिफरेंस दिखाने के लिए मैंने ज्योग्राफिकल चीजें जानबूझ के ब्लैक से दिखाई है, और अब मैं मैग्नेटिक चीजों को मैं जानबूझ के रेड से दिखाऊंगा ताकि थोड़ा सा दिख जाए, क्लियर हो जाएगा। बच्चों ध्यान दें, हर चीज हमारे पास डबल है। पोल भी दो दो तरह के रहेंगे, एक तो क्या ज्योग्राफिकल पोल, अब आने वाला मैग्नेटिक पोल। एक्सिस भी दो तरह का रहेगा, ज्योग्राफिकल एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस। तो हर चीज डबल है, तो ध्यान दें कि ज्योग्राफिकल चीजों को मैं ब्लैक कलर से दिखा चुका हूं, और मैग्नेटिक चीजों को मैं किससे दिखाने जा रहा हूं, रेड कलर से दिखाने जा रहा हूं, ताकि हम बात कर पाए। सबसे पहले इस पूरी अर्थ पर जो मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है उसको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने अर्थ के अंदर एक बार मैग्नेट दबा हुआ मान लिया है। दबा हुआ है नहीं, दबा हुआ मान लिया है, ठीक है। इस तरह का बार मैग्नेट उन्होंने दबा हुआ मान लिया है। ऐसा वास्तव में दबाव नहीं है, पता लगा छुट्टी में घर जाते ही खोदना शुरू कर दिया होता है। सुन लिया, दबा हुआ है कि मान लिया है। चीजों को समझाने का तरीका है। तो उन्होंने इस तरह मैग्नेट मान लिया, और आप देख रहे हैं जो मैग्नेट उन्होंने माना उसके पोल्स इस तरह से बांधे हैं। तो ये रेड वाले कौन से हो गए, ज्योग्राफिकल पोल या मैग्नेटिक पोल। शब्दों पे ध्यान रखना, कमॉन। ब्लैक वाले क्या थे, ज्योग्राफिकल पोल, और ये रेड वाले क्या है, मैग्नेटिक पोल। कुछ विशेष देखा आपने, जिधर जिधर ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल था उधर क्या मैग्नेट का साउथ पोल आ रहा है, यस। तो बोलो वही चल रहा है कि उल्टा पुल्टा चल रहा है, उल्टा पुल्टा चल रहा है। एक बात। दूसरी बात, आप देख रहे हैं कि उन्होंने इस तरह से जो अंदर मैग्नेट मान लिया, और जो मैग्नेटिक पोल्स हैं उनको मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन को बोल दिया गया मैग्नेटिक एक्सिस। तो ये रेड वाला क्या हो गया, मैग्नेटिक एक्सिस हो जाएगा। और मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर जो सबसे बड़ा सर्कल था उसको क्या मान लिया, मैग्नेटिक इक्वेटर। बोलिए, क्या अब तो नाम समझ में आ रहे हैं ना। यस, आओ। ये क्या है, ज्योग्राफिकल पोल। ये क्या है, ज्योग्राफिकल एक्सिस। ये क्या है, ज्योग्राफिकल इक्वेटर। रेड वाले ये क्या है, मैग्नेटिक पोल। ये क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस। और ये क्या है, मैग्नेटिक इक्वेटर। यूं मानिए हर चीज हमारे पास क्या हो रही है, डबल डबल हो रही है, ठीक है। आप देख रहे हैं दोनों एक्सिस कॉन्साइड कर रही है समथिंग टेढ़ा। एंड हाउ मच टेढ़ा, 11.5 टेढ़ा। 90 टेढ़ा मत बोलना, तुम लोगों को 90 टेढ़ा की आदत पड़ी हुई है। हाउ मच टेढ़ा, 11.5 टेढ़ा। तो तुम लोगों को 90 टेढ़ा की आदत पड़ी हुई है। यस, ध्यान दीजिए, ये जो दोनों एक्सिस हैं, दोनों में हल्का सा अंतर है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस है बुक्स में मेंशन है, डिफरेंस जो ना 11-12 डिग्री के आसपास चलता है। सीजन के अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से, वेदर वगैरह के हिसाब से इसमें थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन आता है, मगर वेरिएशन सारा इतना ही है, 11-12 डिग्री के आसपास ही चलता है। 11.2, 11.7, 11.5। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि ये लगभग 11.5 डिग्री के आसपास चलता है। तो बोलिए 11.5 कोई बड़ा एंगल है कि छोटा एंगल है, छोटा एंगल है। और बॉस अगर ये छोटा एंगल है तो क्या रफली मैं दोनों एक्सिस को कौन साइड मान सकता हूँ, रफली दोनों एक्सिस को क्या मान सकते हैं, कौन साइड, क्योंकि ये छोटा एंगल है ना। 11.5 कोई बहुत बड़ा एंगल नहीं होता है, तो हमारे हिसाब से छोटा एंगल है, नेग्लिजिबल एंगल है, इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों एक्सिस को रफली कौन साइड मान सकते हैं, रफली कौन साइड मान सकते हैं, प्रिसाइजली। दोनों एक ही है कि समथिंग टेढ़ा। हाउ मच टेढ़ा, 11.5 टेढ़ा। एक बार आपको याद होगा, आपको याद होगा मैंने एक बार बोला भी था क्लास में कि अर्थ का फील्ड किधर होता है, नॉर्थ साउथ में होता है। हम बोलते हैं ना अर्थ का फील्ड किधर होता है, नॉर्थ साउथ में। आज बताइए अर्थ का फील्ड नॉर्थ साउथ में या समथिंग टेढ़ा। यस, अर्थ का फील्ड क्या ट्रू नॉर्थ साउथ में है क्या। अर्थ का फील्ड कौन बनाएगा, अर्थ का ज्योग्राफी, अर्थ का मैग्नेट। और अर्थ का मैग्नेट ही 11.5 टेढ़ा है। तो बोलिए अर्थ का फील्ड किधर होता है, नॉर्थ साउथ या समथिंग टेढ़ा फ्रॉम नॉर्थ साउथ, समथिंग टेढ़ा नॉर्थ साउथ। तो ध्यान दीजिए
जब भी हमसे कोई बात की जाए तो चारों ऑप्शन देकर के हम जान लेंगे कि वो रफ आंसर मांग रहा है कि प्रिसाइज आंसर मांग रहा है, ताकि हम लोग अकॉर्डिंग काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आज मैं आपसे क्वेश्चन मारता हूँ, अर्थ का फील्ड किधर होता है, दो ऑप्शन देता हूँ, ईस्ट वेस्ट या नॉर्थ साउथ, दो ही ऑप्शन है, तो आपका आंसर क्या होगा? नॉर्थ साउथ, खत्म। अगर मैं ज्यादा ऑप्शन दूंगा, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, समथिंग टेढ़ा फ्रॉम नॉर्थ साउथ, आंसर विल बी समथिंग टेढ़ा फ्रॉम नॉर्थ साउथ। तो अगर प्रिसाइज आंसर अवेलेबल है तो हमें बेस्ट आंसर देना है, और प्रिसाइज आंसर नहीं है तो फिर हमें रफ आंसर से काम चला लेना है। ठीक है, ओके, ये हो गया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब ठीक है, ये अर्थ का मैग्नेट वगैरह हो गया। आपको याद होगा एक बार मैंने बताया था अर्थ की मैग्नेट की फील्ड की डायरेक्शंस कैसे निकालते हैं। साउथ पोल नॉर्थ, बाहर बाहर लाइनें कैसे होती, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, याद आया आप लोगों को? आ जाओ, ये रहा मैग्नेट का मैग्नेटिक नॉर्थ, और ये रहा मैग्नेट का मैग्नेटिक साउथ। लाइन ऑफ फोर्स बना रहा हूं, फिर वहां से सारी डायरेक्शन निकाल के लाएंगे। ये देखिए, मैंने लाइन ऑफ फोर्स बना दी, और लाइन ऑफ फोर्स जैसा कि आपने कहा था मैंने वैसे काम किया। यस, लाइन ऑफ फोर्स कहां से कहां होती है? मैग्नेट के नॉर्थ पोल से मैग्नेट के साउथ पोल। मैंने लाइन ऑफ फोर्स बना दी। अब विजुलाइज कराता हूँ, ये रहा अर्थ, थोड़ा दिमाग में बनाओ, ये रहा अर्थ, ज्योग्राफिकल अर्थ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, दिख रहा है सब लोगों को? यस। बोलिए, क्या मैं कह दूं मैग्नेटिक फील्ड लाइन नीचे से निकल रही है और ऊपर मर्ज हो रही है? नीचे से निकल रही है और ऊपर मर्ज हो रही है। और नीचे से ही क्यों निकल रही है? क्योंकि नीचे मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, इसलिए नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में मर्ज हो। ध्यान दो बच्चों, मैंने तो क्लियरिटी रखने के लिए दो ही लाइन ऑफ फोर्स बनाई है, वास्तव में दो नहीं होती, हजारों मिलियन बिलियन होगी। यूं मानिए अर्थ के ग्लोब को चारों तरफ से लाइंस ने घेर रखा है, थोड़ा सा इमेजिन करो ना, ये ग्लोब हो गया ना, लाइंस ने चारों तरफ से घेर रखा है। देखो इधर, नीचे से निकलना ऊपर मर्ज होना, नीचे से निकलना ऊपर मर्ज होना, नीचे से निकलना ऊपर मर्ज होना। क्या चारों तरफ से ग्लोब को घेर रखा है? इमेजिन कर लो, यूं मानिए चारों तरफ से रेज ने क्या कर रखा है, अर्थ के ग्लोब को यूं यूं घेर रखा है, और ऐसे घेर रखा है इस सारी लाइनें नीचे से निकल रही है और ऊपर में मर्ज हो रही है, नीचे से निकल रही है ऊपर में मर्ज हो रही है। ये लाइन ऑफ फोर्स का पैटर्न हो गया। यार मैंने सुना है कि कहीं भी लाइन ऑफ फोर्स जो होती है ना, उस पर अगर हम टेंजेंट बनाते हैं तो हमें फील्ड की डायरेक्शन पता लग जाती है। सही बात है क्या? यस। तो अब आइए, सब जगह टेंजेंट बनाते हैं और फील्ड की डायरेक्शन पता करेंगे। आ जाओ, ये देखिए, आपने मेरे से कहा कि भाई बता यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, मुझे तो कुछ आता नहीं, मैं तो टेंजेंट बनाऊंगा। टेंजेंट, आइए, मैंने यहाँ टेंजेंट बना दिया। टेंजेंट बना दिया, क्या हो गया? बी अर्थ हो गया। और ये बी अर्थ हो गया, और चालाकी देखिए मेरी, मैंने इस बी अर्थ के दो कंपोनेंट कर दिए, इसको मैंने बोल दिया बी एच और इसको मैंने बोल दिया बी वर्टिकल। कारण समझिए। यस, ये पेन, ये पेन देखिए, ये पेन अभी कैसा है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल। और अभी वर्टिकल। तो मैं समझ गया, जब कोई चीज अर्थ सरफेस के पैरेलल होती है तो आप उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, और जब कोई चीज अर्थ सरफेस के परपेंडिकुलर तो आप उसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल। ऐसा मैं समझ गया, और समझ गया तो आओ जरा फोटो में। मैंने आपसे कहा था इस जगह पर अर्थ की फील्ड की डायरेक्शन बताई, तो आपने बी की डायरेक्शन ही बोल दी। लेकिन नोटिस करिए, जहां पर मैं बी अर्थ स्टडी कर रहा था वहां पर अब जमीन, जमीन ये है, वहां पर जमीन ये नहीं है। जिस जगह मैं स्टडी कर रहा हूं वहां पे जमीन ये है। ध्यान दीजिए, इस जगह पे जो बी अर्थ बन रहा था वो इस जगह की अर्थ के ना तो पूरी तरह से पैरेलल था, ना पूरी तरह से परपेंडिकुलर। तो मैंने चालाकी मारते हुए उसके दो टुकड़े कर दिए, और ये टुकड़ा यहाँ वाली जमीन के पूरी तरह से पैरेलल है। तो जो चीज जमीन के पैरेलल होती है उसको आप हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, और जो चीज जमीन के परपेंडिकुलर होती है क्या उसको वर्टिकल बोलते हैं। तो इस तरह से मैंने दो टुकड़े कर दिए, कंपोनेंट कर दिए। और आई, किसने बोला यहाँ बात कर, कहीं भी पूछो, मेरे को कुछ आता नहीं है, मैं तो हर जगह टेंजेंट, यहाँ टेंजेंट हो गया, ये बी अर्थ हो गया। ओके, यहाँ मैंने बी अर्थ बनाया आपके सामने। अरे क्या खास हो गया, यहाँ का बी अर्थ तो यहाँ की जमीन के अपने आप ही पूरा पैरेलल हो रहा है। अरे अपने आप ही पूरा पैरेलल हो रहा है, तो क्या मैं कह दूं ये पूरा ही बी एच है? और बहुत, अगर कोई चीज पूरी हॉरिजॉन्टल है तो उसकी वर्टिकल वैल्यू, उसकी वर्टिकल कंपोनेंट कितनी होगी? जीरो। ओके, यहाँ जाइए, यहाँ ये आपने बोला यहाँ बात कर, मुझे कुछ आता नहीं, यही टेंजेंट बना दिया, टेंजेंट बना के फिर ये दो टुकड़े, क्या दिख रहा है सब लोगों को? दो टुकड़े। यस, ये कौन सा हो जाएगा? बी एच। और ये कौन सा हो जाएगा बेटे? बी वर्टिकल। आता है, समझ में आता है क्या? ये कौन सा हो जाएगा? बी वर्टिकल। दिख रहा है क्या सबको? ये हो जाएगा। ओके, और आइए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, कमान। यहाँ से लाइन क्या हो रही है? निकल रही है सारी लाइन, दो लाइन या हजारों लाइन? हजारों लाइन है। आपने मेरे को बोला बताइए, यहाँ बताइए यहाँ पे क्या डायरेक्शन होगा क्या? मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो टेंजेंट खींचूंगा। टेंजेंट, ये लो, यहाँ टेंजेंट खींच दी, और यहाँ जो टेंजेंट खींचे तो ये क्या हो गया? बी अर्थ हो गया। और यहाँ का जो बी अर्थ है वो यहाँ की जमीन के पूरा पैरेलल या परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर है। अच्छा, तो क्या पूरा बी वर्टिकल हो गया? और बहुत, अगर कोई चीज पूरी वर्टिकल है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी जीरो। आ जाओ, यहाँ लाइनें निकल रही कि मर्ज हो रही हैं? सब लाइनें आके मर्ज हो रही है। आपने बोला कि यहाँ बता, यहाँ बता, तो चलो मैं टेंजेंट खींचता हूँ यहाँ पे। थोड़ा फोटो खराब हो गया,
मैंने यहाँ पे टेंजेंट खींच दी, देख रहे हैं आप लोग, और टेंजेंट खींच दी तो क्या हो गया बेटे, बी, और बी क्या पूरा बी वर्टिकल हो रहा है यहाँ पे, और बी वर्टिकल हो रहा है तो बोलो बी एच कितना हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब मुझे ये समझ में आया, ये सब आपको मैं दिखा रहा हूँ, किसी को भी परेशान नहीं होना है, सब चीजों को लिस्ट बना के देंगे, लिस्ट भी याद करोगे तो भी काम हो जाएगा, सारे सवाल हो जाएंगे। लेकिन चलिए, मैंने समझा है कि पूरी अर्थ पर जहां जहां भी अर्थ का फील्ड होगा उसको मैं बी ई से दिखाया करूंगा। ये डायग्राम में मैंने दिखाने की कोशिश करी कि हर जगह पर बी अवेलेबल है, और हर जगह पर बी के दो कंपोनेंट हैं, बी एच और बी वर्टिकल। बस दुनिया में दो स्पेशल जगह हैं जहां पर केवल एक ही कंपोनेंट मिलेगा। अगर आप जो है इक्वेटर पे चले गए तो वहां पर केवल बी एच मिलेगा और बी वर्टिकल नहीं मिलेगा। अगर आप पोल्स पे चले गए तो वहां पर बी वर्टिकल तो मिलेगा और बी एच तो नहीं मिलेगा। तो बच्चे फिर सुन लीजिए, पोल पर केवल बी वर्टिकल है, बी एच नहीं है। इक्वेटर पे केवल बी एच है, बी वर्टिकल नहीं है। और पोल और इक्वेटर इन दो स्पेशल जगह को छोड़ दो, पोल और इक्वेटर इन दो स्पेशल जगह को छोड़ दो, बाकी दुनिया में कहीं भी घूम जाइए, क्या दोनों कंपोनेंट मिलेंगे? यस, ये मेरा कहने का मतलब था। एक बात। दूसरी बात, डायरेक्शंस की बातें करते हैं। डायरेक्शन आओ, बी वर्टिकल, इसको क्या बोल रहे हो आप, बी वर्टिकल। बॉस अगर कोई चीज जो है जमीन के परपेंडिकुलर तो हम उसको बी वर्टिकल बोलते हैं, सही बात है ना। अब जमीन के परपेंडिकुलर भी दो तरह का हो सकता है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड या परपेंडिकुलर इनवर्ड, डॉट या क्रॉस। आ जाओ फोटो में आ जाओ, सब आपसे निकलवाऊंगा। बोलिए, इस बी वर्टिकल को देख के बताएंगे बी वर्टिकल जमीन के अंदर घुस रहा है कि बाहर आ रहा है। नॉर्मल आउटवर्ड, इज इट डॉट, कम ऑन। दिस इज बी वर्टिकल, जमीन के अंदर जा रहा है कि बाहर आ रहा है, कम ऑन, डॉट। यहाँ तो बी वर्टिकल है नहीं। आगे बढ़ो जवानों, क्या ये जमीन के अंदर घुस रहा है वाला क्रॉस, क्या ये भी जमीन के अंदर घुस रहा है? तो तय हो गया आज के बाद, पूरी दुनिया में बी वर्टिकल जमीन से परपेंडिकुलर रहेगा, लेकिन ऊपर की आधी दुनिया में बी वर्टिकल क्रॉस क्रॉस क्रॉस, और नीचे की आधी दुनिया में बी वर्टिकल इज डॉट डॉट डॉट। यस, एनएचएस में काम करेंगे बी वर्टिकल इज क्रॉस क्रॉस क्रॉस। एसएचएस में कभी भी काम करना है तो बी वर्टिकल इज डॉट डॉट डॉट। ये परमानेंटली तय हो गया, अभी लिस्ट बना के आपको दूंगा, पता लग रहा है सबको। और आइए, जैसे मान लीजिए अपना ये रूम है फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, इसका यूज कैसे करेंगे हल्का सा दिखाऊं आपको, सुनो सुनो, अभी आपकी बत्ती जलाता हूँ, सुनो। इतना मैं क्यों चिल्ला रहा हूँ, उसका कारण समझिए। ओके, मुझे कहा जा रहा है आई एम द ऑब्जर्वर, एक इलेक्ट्रॉन हॉरिजॉन्टली मेरी तरफ आ रहा है, बताइए इलेक्ट्रॉन किधर मुड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन हॉरिजॉन्टली मेरी तरफ आ रहा है, तो बोले इलेक्ट्रॉन किधर मुड़ेगा, इफ ऑब्जर्वर इज इन एनएचएस, ऑब्जर्वर इज इन एनएचएस, हो गया, कमान। और हाँ, ध्यान दीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पता लग रहा है सबको, जमीन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। मैं इधर देख रहा हूँ एक इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ यूं आ रहा है, क्लियर। ओके, मुझे पूछ रहे हैं इलेक्ट्रॉन किधर मुड़ेगा, जरा फोर्स की डायरेक्शन निकालो। अगर हम एनएचएस में हैं, अगर ये रूम एनएचएस में, तो बोलो बी वर्टिकल यहाँ कैसा होगा, डॉट या क्रॉस। हाँ, एनएचएस मतलब नीचे का हाफ या ऊपर का हाफ, ऊपर नहीं नहीं, एनएचएस एनएचएस ऊपर का हाफ। हाँ, बी वर्टिकल इज क्रॉस, तो बोलो इलेक्ट्रॉन यूं आ रहा है, हिसाब लगाएंगे, बी वर्टिकल जमीन के अंदर, इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ आ रहा है तो क्या करंट आप लोगों की तरफ होगी? बोलो बच्चे, इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ आया तो करंट आप लोगों की तरफ, बोलो फोर्स इधर लगेगा, इधर क्या था, ईस्ट। यानी मैं क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ मुड़ जाएगा, ईस्ट में मुड़ जाएगा। क्या थोड़ा समझ में आ रहा है, कुछ पता लग रहा है? और सुने और सुने, अभी सब लिखवा देंगे। तो बी वर्टिकल की डायरेक्शन तय हो गई। बोलिए, पूरी अर्थ पर बी वर्टिकल कैसा रहेगा, जमीन के पैरेलल या जमीन के परपेंडिकुलर? हूं क्या करो बे, जमीन के पैरेलल या परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर रहेगा, लेकिन आधी दुनिया में डॉट डॉट डॉट, आधी दुनिया में क्रॉस क्रॉस क्रॉस। नीचे क्या है दुनिया में डॉट, ऊपर क्या है दुनिया में क्रॉस रहे। ये हो गया बी एच। बी एच को हॉरिजॉन्टल क्यों बोला, क्योंकि वो जमीन के पैरेलल होगा। और ध्यान दीजिए, पूरी दुनिया में बी एच की एकमात्र डायरेक्शन है साउथ डायरेक्शन से नॉर्थ डायरेक्शन, नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। साउथ पोल नॉर्थ पोल नहीं बोल रहा हूं, साउथ डायरेक्शन से नॉर्थ डायरेक्शन। यानी कि जैसे मान लीजिए कि जमीन का कोई भी हिस्सा है, चाहे एनएचएस है चाहे एसएचएस है, अगर हम यहाँ पर बीएच की डायरेक्शन की बात करें तो बीएच हमेशा कैसा रहेगा, जमीन के पैरेलल। हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल क्यों बोला आपने, क्योंकि वो जमीन के पैरेलल, जमीन के पैरेलल तो रहेगा, और हमेशा कौन दिशा में रहेगा, साउथ डायरेक्शन से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, या याद कर लीजिए नीचे से ऊपर की तरफ रहेगा। क्या थोड़ा थोड़ा समझ में आया है? तो ये जो मैंने आपको समझा है, जो विजुअलाइज करने की कोशिश की है, अगर मैं इसको एक लिस्ट बना के देता हूँ तो लिस्ट इतनी सी है कि लिस्ट से आपका काम क्या हो जाएगा, ये देखिए। यस, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इसको मैं पूरे टाइम बी से दिखाया करूंगा बेटे। यस, और हाँ, मैं जो पूछ रहा था ना कि रफ आंसर और प्रिसाइज आंसर में किसको देना है, देखना पड़ेगा। यस, मुझे आंसर दीजिए। बी एच जीरो होता है पोल या इक्वेटर? बी एच जीरो होता है पोल या इक्वेटर? पोल, पोल्स है ना। ज्योग्राफिकल पोल या मैग्नेटिक पोल? मैग्नेटिक पोल। वेरी गुड, ध्यान दीजिए, रफली दोनों टाइप के पोल को एक ही जगह मानते हैं ना, प्रिसाइजली दोनों एक जगह की, समथिंग टेढ़ा, हाउ मच टेढ़ा, 11.5 टेढ़ा,
तो अगर आपने पोल बोल दिया तो बात सही है, लेकिन अगर मैंने बहुत अच्छे से पूछा कि नहीं नहीं अच्छे से बता कौन सा पोल, तो ध्यान दीजिए इस पूरे खेल के लिए कौन जिम्मेदार है? अर्थ का ज्योग्राफी, अर्थ का मैग्नेट, अर्थ का है। तो बेटर आंसर में हमेशा किसका नाम जाएगा? मैग्नेटिक चीज का नाम जाएगा। सुन लिया? आंसर दीजिए। यस, बीएच कहाँ जीरो होता है? पोल से इक्वेटर। पोल्स कौन सा पोल? ज्योग्राफिकल पोल या मैग्नेटिक पोल? बी वर्टिकल जीरो होता है पोल से इक्वेटर। इक्वेटर कौन सा इक्वेटर? मैग्नेटिक। सुन लिया आप लोगों ने? अगर मैंने पोल या इक्वेटर पूछा तो बोल के आंसर हटा दीजिए, वरना स्पेसिफिक पूछा तो हर काम के लिए कौन जिम्मेदार है? मैग्नेटिक चीज जिम्मेदार है। तो मुझे आपसे कहना चाहिए कि 8 पोल्स, पोल्स पे क्या हुआ बेटे? बी एच जीरो रहा और बी वर्टिकल बराबर बी रहा। क्या मैं कह दूं एनएचएस में बी वर्टिकल क्रॉस क्रॉस रहा, एसएचएस में बी वर्टिकल डॉट डॉट रहा। 8 इक्वेटर, बी वर्टिकल जीरो और बी एच बराबर बी रहा। कैसा होगा? पैरेलल टू अर्थ सरफेस एंड साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। अदर प्लेसेस बी एच भी नॉन जीरो और बी वी भी नॉन जीरो। ये देखिए, अगर आप इतनी सी लिस्ट भी याद कर लेंगे तो भी सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और आई थिंक ये लिस्ट की सारी बातें समझ में आती है। वही जो एक्सप्लेन किया वो लिखा है, देख लें। और आप समझ गए होंगे, अगर मैं डायरेक्टली लिस्ट बनाता तो बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द चालू हो जाता, पता नहीं बोले डॉट क्या है, क्रॉस क्या है। आई थिंक अभी तो पेट में दर्द नहीं हो रहा होगा। हो रहा है? वेरी गुड। बनाए जल्दी, मैं और बोलूंगा, खत्म नहीं हुआ है। मैं मैं और बोलूंगा, ये लिख लो फटाफट से। कुछ लोग तो जानबूझ के धीमे धीमे लिख रहे हैं, बोले टाइम पास करते रहो। मैं मिटाने वाला हूँ ये 30 सेकंड के बाद। 25 सेकंड बचे, 20 सेकंड मैं पूछूंगा ना, फिर मिटा दूंगा। 15 सेकंड बचे, जल्दी से लिखो। पीछे लिख लिया? लड़की आपने बातें कर रही हैं? हाँ, किस बारे में चर्चा हो रही है? क्या कोरोना के बारे में डिस्कशन हो रहा है? या विश्व शांति के बारे में बातें हो रही है? मुद्दा क्या है? बोलो। ये डायग्राम जस्ट आपको एक विजुलाइज कराने का तरीका था। आज के बाद इस डायग्राम को लेके बहुत भावुक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? ये लिस्ट याद करिए, मजे करिए, इससे हो जाएगा सारा काम, है ना? ईएमआई तक अपन लोग इस लिस्ट को काम में लेने वाले हैं। नाम सुना है क्या ईएमआई का? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। खींच खींच फटाफट, सोचे मत। शाबाश, खींच दे। ये देख एरो गलत बना दिया। अबे घनश्याम, सब लाइन ऊपर जा रही है, सारी लाइन नीचे से ऊपर जानी है बे। थोड़ा इज्जत रखो बे, इतना समझा के फोटो बनाया।
गलत बनाओगे तो फिर बाहर मेरी इज्जत खराब होती है ना। बाहर कोई पूछेगा तुम्हारा मास्टर से पढ़ा, बोले हाँ गलत पढ़ाता है, बोले तो हाँ है। सही से बनाना भाई, नीचे से लाइनें ऊपर जा रही है। ए मेरे वतन के लोगों, बोलूं? वो पता है मैं इतना अर्थ का फील्ड आपको इतना बना लिस्ट विस्ट बना बना के घूम रहे हैं ना, पूरा एक डेढ़ लेक्चर अर्थ का फील्ड पर डिस्कस करेंगे। अर्थ की फील्ड की जो वैल्यू जो साइंटिस्ट लोगों ने मेजर की दुनिया भर में, वो वैल्यू किस लेवल की चल रही है, आप समझ रहे हैं? पूरी दुनिया में 0.3 गोस, 0.4 गोस, 0.5 गोस के आसपास चल रहा है। आप समझ रहे हैं? हम तो टेस्ला खेलते थे, कम ऑन। अभी हम लोग टेस्ला खेलते थे, और ये किस में चल रहा है, गॉस, और एक टेस्ला में 10,000 गॉस होता है। तो आप समझ रहे हैं ना, फील करो बे। अर्थ का फील्ड टेस्ला में नहीं चल रहा है, गॉस में चल रहा है। और गॉस भी यार 100, 150, 500 गॉस तो समझ में आता है कि हाँ कुछ होगा। अब ये तो एक गॉस भी नहीं है कि क्या चल रहा है बे, 0.4, 0.5 गॉस। तो बोले क्या कहें, बहुत कंसिडरेबल फील्ड है, एकदम फर्जी फील्ड है। एक दिमाग में इमेज होनी चाहिए कि अर्थ का फील्ड बहुत डोमिनेटिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, बहुत वीक फील्ड है, बहुत वीक फील्ड है। डेटा 0.4, 0.5 के आसपास चल रहा है, बस ये अप्रोक्स वैल्यू चल रही है, ठीक है। तो जस्ट वैल्यू कोई नहीं पूछेगा आपसे, एक इमेज दिमाग में होनी चाहिए। अपना वो हाइड्रोजन 12.5 टेस्ला तो वो मार गया। अबे सोचो बे तुम। हाँ फील करो बे। जिसको तुम कुछ नहीं गिनते हो हाइड्रोजन को, तुम उसको बहुत हल्के में लेते हो ना हाइड्रोजन को। 12.5 टेस्ला, 12.5 टेस्ला वो मार के भाई साहब। और अर्थ क्या दे रहा है, 0.4 गॉस। हाँ क्या कहें, काम का फील्ड है, बहुत फर्जी फील्ड है। हाँ लेकिन है, लेकिन सिलेबस में बात करनी है, ठीक है। चलिए, तो बच्चों, मैंने आपको जो अर्थ का जो ज्योग्राफिकल व्यू है उस पर सभी डायरेक्शन और कंपोनेंट वगैरह दिखाने की कोशिश करी है। और ये लिस्ट अपने को याद होनी चाहिए, याद हो जाएगी सब लोगों को। और इसमें वही सारी बातें आ रही जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि मैंने आपको ग्लोब में ये सब चीजें विजुअलाइज कराई, तो बच्चे आप लोगों को तो काम किस पे करना था, कागज पे काम करना है। तो मैं तो कागज पे आता हूँ सीधा, ताकि आप सवाल वाल अच्छे से कर पाए। कागज पे आते हैं। मैं आपके चेहरे की चमक देख के समझ गया हूँ कि ये अपनी घंटी बजी, बोले हाँ। हाँ हाँ, एकदम ऐसा लगता है ना, 1.5 घंटे देखे से घुघू की तरह बैठे रहते हैं। घंटी बजती तब जाके तुम्हारी आंखों में चमक आती, बोले यस कुछ तो अच्छा हो रहा है जिंदगी में, है। ये मुझे लगता है ना, अभी 2-4 दिन में ऑनलाइन क्लास चालू हो जाएगी, ऑफलाइन बंद हो जाएगी, पता है आपको? वो फोटो देखते रहना। चलो सुनो सुनो सुनो, बस खत्म कर रहे हैं, 2 मिनट और सुने। इसको कंटिन्यू करेंगे, अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, अगला पूरा लेक्चर भी इसी पे जाएगा, लेकिन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अभी अपन ने सीखा है ना, अभी 3D व्यू में जब आप इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपको तो किस पे काम करना है। हम लोग किस पे रहते हैं, हम लोग तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रहते हैं ना। पता नहीं तो सबको, बोले वर्टिकल प्लेन पे रहते हैं, बोले लटक के खड़े रहते हैं हम लोग। हाँ, क्या आपको पता है हम सब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रहते हैं ना? तो ध्यान दीजिए, और आई थिंक आपको काम भी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे करना है। तो ये सारी डायरेक्शन है, अगर मैं उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आपको विजुअलाइज करा तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात कर रहा हूँ, इन प्लेन ऑफ पेपर, मैं तो सीधे आपके कागज पे आता हूँ। इन प्लेन ऑफ पेपर, आपके कागज के प्लेन में कहाँ बी एच और कहाँ बी वर्टिकल है, वो मैं आपको विजुअलाइज करता हूँ। कम ऑन, ये रहा आपका कागज का प्लेन, कम कम, ये हो जाएगा आपके कागज का प्लेन। जमीन, डायरेक्शंस ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। आपको जब भी हिसाब लगाना है, 3D व्यू में नहीं सोचना है, उलझ के रह जाएंगे, आपको हिसाब बहुत आराम से लगाना है। जमीन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, हो गया। कमान, बीएच कैसा होगा, जमीन के पैरेलल, जमीन के पैरेलल और साउथ से नॉर्थ। कभी भी कुछ भी सवाल करना हो ना, कभी भी बीएच की डायरेक्शन से तुरंत क्या आना चाहिए, जमीन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये रहा बीएच, हो गया बीएच। यही है बीएच, कुछ भी होता रहा, यही है बीएच एकमात्र। और एनएचएस में भी यही है। और ऐसे पूरी दुनिया में बीएच की एक ही डायरेक्शन है, बी वर्टिकल। कम ऑन, जमीन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। बी वर्टिकल, जमीन के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यूं भी हो सकता है भाई साहब, और यूं भी हो सकता है। ये अभी हम लोग एनएचएस में है, कैसा होगा, यूं या यूं? कौन सा वाला यूं, डॉट वाला यूं कि क्रॉस वाला यूं? ये एनएचएस में तो क्रॉस, और अगर एसएचएस में है तो डॉट हो जाएगा। तो मैं लिख के देता हूँ, यस। ये देखो इधर, अगर आप एनएचएस, अगर आप एनएचएस में हैं और अगर आप एसएचएस में, जमीन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये एसएचएस की जमीन, वेस्ट,
नॉर्थ और साउथ हो गया। कमा यस, बीएस तो हमेशा यही रहेगा, बीएस तो हमेशा यही रहेगा जमीन के प्लेन में, और हमेशा साउथ डायरेक्शन से कुछ भी हो जाए, एनएचएस हो जाए चाहे बी वर्टिकल, कमॉन, हाँ यहाँ लिख देता हूँ बी वर्टिकल, एनएचएस हुआ तो क्रॉस, और एसएचएस हुआ तो आ जाएगा समझ में, क्योंकि आपको तो हमेशा जो भी सवाल आप करेंगे, आपको तो हमेशा कागज के प्लेन में हिसाब लगाना होता है ना। तो बच्चों अगर आप 3D व्यू में सोचेंगे ना तो कहीं उलझ के रह जाएंगे, तो आपको बिल्कुल आराम से सोचना है, आपको बिल्कुल कागज के प्लेन में, आपको बिल्कुल हॉरिजॉन्टल प्लेन में सोचना है, और ज्यादा आप तो कॉम्प्लिकेटेड रहे नहीं ना। हमेशा बीएच की एक ही डायरेक्शन है, साउथ से नॉर्थ, और बी वर्टिकल में भी डॉट, और बी वर्टिकल में भी, तो इस तरह से हम लोग काम करेंगे, हो जाएगा। चलिए, ये था अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बेसिक जानकारी आ गई है। अगला पूरा लेक्चर भी इसी के बारे में रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू।